दुनिया विशाल है, आकाश और पृथ्वी असीम है और इन सब के भीतर जियांगू स्थित है। आज पतझड़ की बारिश लगातार जारी है, लेकिन जियांगू में खबर सामान्य से भी तेजी से फैल रही है। बारिश और धुंध की चादरों में लिपटा विशाल फूफेंग शहर और भी शांत हो गया है। पुआल की टोपी पहने मार्शल कलाकार गीले पत्थर के स्लैब पर अपनी गति तेज करते हुए चल रहे हैं। पत्थरों पर जमा पानी उनके कदमों के नीचे लहरें मारता है और फिर शांति में लौट आता है, जो ऊपर आकाश के विशाल विस्तार को प्रतिबिंबित करता है। एक उड़ता हुआ बाज पंख फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ता है। पुरुषों की पोशाक पहने और हरे रंग का छाता पकड़े, ज़ुकिनशुंग शराब की खुशबू का पीछा करते हुए एक शराबखाने की ओर जा रहा है। बाहर भारी बारिश के बावजूद उसकी साधना इतनी गहरी है कि उसे कोई विपत्ति नहीं झेलनी पड़ती और एक वेटर तुरंत एक गर्म भाप से भरे सफ़ेद कपड़े से मेज़ पहुंच देता है। युवती बैठ जाती है, उसकी नज़र वेटर की हथेली पर पड़ती है। अपनी पैनी नज़र से वह वेटर में किसी तरह के आयरन सैंड पाम हार्ड कुंग-फू को तुरंत पहचान लेती है, जो भाप से उठते कपड़े को बड़ी आसानी से निचोड़ देता है। उसके मन में विचार आते हैं कि बिना मार्शल आर्ट के कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और वह सोचने लगती है कि मार्शल आर्ट की परंपरा के बिना एक दुनिया अपने लोगों के जीवन और इतिहास को कैसे लिखेगी। ज़ुकिनशुंग थोड़ा सोच में पड़ जाती है। निस्संदेह वहाँ एक अलग तरह की भव्यता होगी। इस विचार से प्रेरित होकर वह देखती है कि वेटर पहले से ही गर्म शराब और ठंडे एपेटाइजर की एक डिश ला चुका है। शराब की सुगंध हवा में फैल जाती है और लड़की की कुछ हद तक चकित आंखों में स्पष्टता की एक झलक दिखाई देती है। जब वह उस क्षण में लौटती है, मन ही मन हंसती है, फिर भी महसूस करती है कि शरद ऋतु की बारिश का मौसम हमेशा कई भावनाओं को जगाता है। यह अकेले पीने के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। शरद ऋतु दोस्तों को बुलाने और आनंद मनाने का मौसम नहीं है। वह बिना जल्दी किए अपना पे खुद ही उंडेलती है। पहले तो वह उसकी खुशबू को सराहती है, फिर हरे रंग जैसा रंग देखती है, उसकी आंखों में संतुष्टि साफ दिखाई देती है। वह प्याला उठाती है, होंठ हल्के से किनारे को छूते हैं, तभी उसे अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो इतनी तीव्र और उत्तेजित होती है कि शब्द सीधे उसके कानों में गूंजते हैं। क्या आपने सुना है? ज़ुकिनशुंग ने शराब पीना जारी रखा। फूफेंग के पुस्तकालय का वह संरक्षक। पीने के लिए प्याला उठाने की उसकी हरकत थोड़ी रुक जाती है। ज़ुकिनशुंग अपनी आधी बंद आंखें थोड़ी और खोलती है, लेकिन प्याला नीचे नहीं रखती। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी हल्के हल्के घूंट ले रही है, जबकि उसका ध्यान अब पूरी तरह से उस व्यक्ति पर है जिसने बात की थी। वह ये भी ध्यान देती है कि वे उसके बाद आए होंगे, उसे बस उनके जल्दी जल्दी कदमों और बारिश और कीचड़ की नमी याद आ रही है। इसमें वांग इनफेंग क्यों शामिल होगा? ज़ुकिनशुंग को जिज्ञासा का एहसास होता है और शराब का समृद्ध स्वाद अपनी गहराई खो देता है। बाहर बारिश जारी है। आसपास बैठे लोग पहले तो जोर जोर से कुछ सौंफ चबाते हैं, फिर बरसात की ठंडक दूर भगाने के लिए तेज शराब के घूंट भरते हैं। संतुष्टि भरी सांस लेने के बाद आखिरकार उन्हें अपने दोस्त की मेज़ पर तिरस्कार भरी नज़र आती है। वे अजीब तरह से हंसते हैं, जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उस पर विचार करते हैं, भावुक हो जाते हैं और आह भरते हैं। फूफेंग के पुस्तकालय के उस संरक्षक को स्थलीय राक्षस सूची में स्थान दिया जाना चाहिए। आसपास मौजूद लोग इस घोषणा से दंग रह गए। सभी जानते हैं कि नक्षत्र रैंकिंग सूची में केवल 20 वर्ष से कम आयु के युवा नायक ही शामिल होते हैं, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के आधार पर रैंक किया जाता है, और पृथ्वी के दानव स्तर के योद्धा 8वें रैंक पर लगभग अजेय होते हैं। इस लाइब्रेरियन की प्रशंसा ऐसी है जिसे फूफेंग शहर का कोई भी मार्शल कलाकार प्रमाणित कर सकता है। आखिरकार इस युवा नायक की मार्शल शैली निर्विवाद रूप से चरम पर है। आसपास की उत्सुक निगाहें वक्ता की आंखों में एक अनोखा आनंद भर देती हैं। वह हंसता है, शराब का एक और घूंट लेता है और फिर इत्मीनान से जो कुछ उसने देखा था उसे सुनाना शुरू करता है। हालांकि एक दर्शक होने के नाते उसके शब्दों में स्वाभाविक रूप से अशुद्धि है और वह अपने आसपास के लोगों की आंखों में विस्मय भी देखना चाहता है, इसलिए शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। फूफेंग की लाइब्रेरी के संरक्षक वांग इनफेंग अपने दुश्मनों के खिलाफ छाता रखते हैं। छतरी के नीचे तलवार की क्यों फूट पड़ती है, जो वर्षा के पर्दे को चकनाचूर कर देती है। 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट अपनी हीनता पर विलाप करते हैं। यहाँ तक कि ऊपरी 3रे दर्जे के ग्रैंड मास्टर्स, जिन्होंने उन्नति की अपनी खोज छोड़ दी है, भी बहुत प्रशंसा व्यक्त करते हैं। हर दावे के साथ दर्शकों के मुंह से विस्मय के भाव निकल पड़ते हैं और वे और भी रोमांचित हो जाते हैं, जिससे उस आदमी का गर्व और बढ़ जाता है। वह खड़ा है, एक हाथ में शराब का जग और दूसरे में प्याला, कुछ कदम लड़खड़ाता है और फिर तलवारबाजी का गुणगान करती एक कविता सुनाता है। हालांकि सभी को इस संभावित अतिशयोक्ति का एहसास है, लेकिन खुद मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते कुछ तो तलवारबाज भी हैं, फिर भी वे अपने भीतर एक आकांक्षा को जगाए बिना नहीं रह पाते और एक पल के लिए माहौल उत्साह से भर जाता है। शराब के प्याले पर ज़ुकिनशुंग का हाथ पहले ही शांत हो चुका है। जग को मेज पर रखते हुए वह बारिश के पर्दे की ओर देखती है और अचानक महसूस करती है कि उसका प्रारंभिक विचार गलत था।
शरद ऋतु अकेले में शराब पीने के लिए नहीं है, यह बारिश में तलवारें पार करने के लिए है। यदि वह जिसके साथ तलवारें लड़ा रही है वह नीली कमीज पहनता है और लकड़ी की तलवार चलाता है और उसकी हर चाल से भयंकर तलवार क्यों निकलती है, तो यह उत्तम होगा। शरद ऋतु की बारिश में शराबखाने के अंदर लकड़ी की मेज के पास सफ़ेद वस्त्र पहने युवती अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाए हुए है और शराब का जग पकड़े हुए मन ही मन बुदबुदा रही है। वांग एनफेंग कितना चालाक। फूफेंग शहर के दक्षिण में हलचल भरे क्षेत्र के बीच एक एकांत प्रांगण छिपा हुआ था जो नीले पत्थर से बना था और बारिश की परछाई के नीचे ये और भी अधिक गंभीर और शांत दिखाई दे रहा था। जोऊ के संस्कार शिल्पों का अभिलेख की आवश्यकताओं के अनुसार शहर का ये दक्षिणी भाग वह स्थान होना चाहिए जहां अधिकारी अपना कार्य करते हैं। हालांकि फूफेंग शहर बड़ा है और इसकी व्यवस्थाएं लचीली हैं, आधिकारिक सरकारी कार्यालय चारों दिशाओं में स्थित हैं। दक्षिण भाग मुख्यतः अधिकारियों के परिवारों, कुलीन वर्ग और दरबार के कुलीन कुलों का निवास स्थान है। आंगन 3 प्रवेश वाले लेआउट में डिजाइन किए गए हैं, जिनमें से भीतर से एक जीथर की अलौकिक झनकार की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। हाल ही में जुवानजू, जिसने वांग एनफेंग की हत्या का प्रयास किया था, एक मंडप के नीचे बैठा था, अपने दाहिने हाथ में शराब का जग लिए बाहर हो रही बारिश को ऐसे घूर रहा था मानो किसी मदहोशी में हो। इसी बीच बड़ी बहन जैसी आकृति वाली युवेन भीतरी हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। वह अंदर नहीं आई थी, बल्कि द्वार पर खड़ी थी, आंखें थोड़ी बंद करके, हाथ पीठ के पीछे जीथर की धुनें सुन रही थी। आज उसके पास वह ब्लेड नहीं था जो घुड़सवार डाकुओं या सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लेड जैसा दिखता था। स्कर्ट पहने वह आंखें बंद किए ध्यान से सुन रही थी। उसका व्यवहार वैंग एनफेंग की कल्पना के अनुरूप था, एक शांत, शालीन और परिष्कृत महिला। अंदर से बज रहा संगीत थम गया और एक कोमल स्त्री स्वर ने पुकारा, बाहर हवा तेज है, अंदर क्यों नहीं आ जाते। युवेन ने अपनी आंखें खोलीं, बाहर हो रही बारिश को देखा और अपना सिर हिलाते हुए हंसी। नहीं शुक्रिया आंटी, बाहर बारिश बहुत सुहावनी है और आपका सितार बजाना बहुत अच्छा है। अंदर से एक बेबस हल्की सी हंसी फूट पड़ी और कुछ ही पल बाद काले कपड़े पहने एक युवक बाहर आया, जिसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिसमें तरह तरह की बेहतरीन पेस्ट्रीज थीं, ठीक 8 अलग अलग तरह की। उसे देते हुए उसने कहा, मिस युवेन, मालकिन द्वारा स्वर्ग की राजधानी से लाए गए 8 व्यंजन, क्या वे आपके पसंदीदा नहीं हैं? युवती की नज़रें धीरे से घूम गईं और युवक को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। समझते हुए उसने सिर हिलाया और पेस्ट्री को चांदी की ट्रे पर रख दिया, जिससे एक छोटा सुंदर वाइन फ्लास्क सामने आ गया। युवेन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने ऊंची आवाज में कहा, धन्यवाद चाची, और धन्यवाद भाई डिंग सोंग इस परेशानी के लिए। काले कपड़े पहने युवक को पता था कि उसकी बातों के 2 मतलब हैं, इसलिए वह अपनी झुंझलाहट के बावजूद हंसने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपना सिर हिलाया। एक हाउस गार्ड के रूप में डिंग सोंग भाई कहलाने के लायक नहीं है। युवेन ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी जीभ बाहर निकाली और चतुराई से स्वर्ग की राजधानी की खासियत वाली और बाहरी लोगों के साथ साझा न की जाने वाली शराब को अपनी छाती में डाल लिया। फिर उसने अपने हाथ से एक पेस्ट्री उठाई, एक हल्का सा निवाला खाया और अपने होठों पर एक सुगंधी महसूस की। उसकी आंखें खुशी से थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो अर्धचंद्र हों। उसी क्षण एक स्पष्ट और दूर से आती चिड़िया की आवाज़ तूफानी आकाश में गूंज उठी, जिसकी स्पष्टता हवा और बारिश से भी कम नहीं हुई। काले कपड़े पहने युवक ने ऊपर देखा और देखा कि बारिश के बादलों के जमा होने से आसमान और ऊंचा हो गया था। एक काले पंखों वाला चील अपने पंखों को मोड़कर नीचे उतर रहा था, जो बारिश के पर्दे के बीच से एक काली रेखा बना रहा था। ये सीमा पर किसी क्रूर जनरल द्वारा छोड़े गए तीर के समान था। युवक डिंग सोंग क्षण भर के लिए विचलित हो गया। वह विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी बाहों में एक चांदी की ट्रे आ गई। सहज ही उसे गले लगाते हुए उसने देखा कि वह युवती बाज को अपनी बाह पर बैठने का इशारा कर रही है और बड़ी चतुराई से उसके पंजों से कुछ निकाल रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसे कोई बहुत दिलचस्प चीज मिल गई हो। उसने बाएं हाथ से पत्र को हिलाकर खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। डिंग सोंग की पैनी नजरों ने एक अनजान नाम की झलक देखी, जो जाहिर तौर पर किसी पुरुष का था। उसके अंदर हार और लाचारी का भाव जाग उठा, हालांकि वह अंदर ही अंदर खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, वांग एनफेंग। पवन कितना सुंदर पात्र है, शायद यह एक लड़की है। ये केवल अन शब्द है जो आंखों को कुछ परेशान करता है। फिर भी युवेन की प्रतिक्रिया देखकर उसे अपनी ही तसल्ली पर यकीन नहीं हुआ। एक हाउस गार्ड होने के नाते वह जानता था कि किसी अजनबी के पत्र पर ताक झांक करना अनुचित है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया और उसने पत्र को अंत तक पढ़ा। आज फूफेंग शहर में वांग एनफेंग ने पवन चरित्र टॉवर के बाहर एक और योद्धा के साथ युद्ध किया। उसकी तलवारबाजी और साधना बेहद मजबूत है और भले ही उसकी अन्य मार्शल आर्ट साधारण हो, फिर भी उन्हें मात देना मुश्किल है। अचानक हुए हमले में वह 8वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकता था।
वह तलवार क्यूई बनाने के लिए बांस की छतरी का उपयोग करने में सक्षम है। युवेन की आंखें चमक उठी जब उसने बाज को वापस आसमान में उछाला। अंदर बैठी औरत ने बाहर का शोर सुनकर उत्सुकता से पूछा, किंगजू, क्या हुआ? वह लड़की, जो छद्म नाम युवेन से जानी जाती थी, ने पत्र को छुपाए बिना एक क्षण के लिए सोचा और कहा, वह बहुत दिलचस्प है। हम बहुत दिलचस्प दोस्त है। आंटी, अगर आपकी रुचि हो तो मैं आपको उसकी कहानी बता सकता हूँ। अंदर से आए आवाज़ थोड़ी झिझकी, उसके बाद महिला की हल्की हंसी। तो फिर अंदर आ जाओ। युवती धीरे से कमरे में कूद पड़ी, जबकि काले कपड़े पहने युवक ने अपने मन में चल रहे बेतरतीब विचारों को दबा दिया। उसकी निगाहें चांदी की ट्रे को समेटने पर टिकी थीं। तभी उसकी नज़र उस पेस्ट्री पर पड़ी जिसे युवती ने कुतर लिया था। उस मुलायम पेस्ट्री पर अर्धचंद्र जैसे दांतों के नाजुक निशान थे। उसकी आंखों में वे निशान बड़े और व्यापक होते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य प्रेत हो। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया और चेहरा बुखार की गर्मी से लाल हो गया। आंखें उठाकर उसने आगे देखने की हिम्मत नहीं की और हाथ में रखी पेस्ट्री को घुमाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, जो अनुचित है उसे मत देखो, जो अनुचित है उसे मत देखो। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं देखना चाहता था। उसे दूर करने के बाद ही उसने अंततः राहत की सांस ली, अपनी पीठ को ठंडे पसीने से भीगा हुआ महसूस किया। यह युद्ध के मैदान की रेत पर लड़ने से भी अधिक थका देने वाला था। PS, आज का पहला अपडेट यहाँ है। PS2, धीमे मछुआरे को इस उदार इनाम के लिए धन्यवाद। आज थोड़ी देर हो गई है, लेकिन बाद में और भी अपडेट मिलेंगे। नमकीन मछली की दहाड़। बारिश कम होने लगी थी। फूफैंग अकादमी के विंड कैरेक्टर टॉवर में एक लकड़ी के केबिन में वांग इनफेंग जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने पीले कागज का एक टुकड़ा रखा था जो एक स्पिरिट की गोली की तरह मुड़ा हुआ था। उसके सामने रखी धूप की 3 बत्तियां पहले ही जल चुकी थीं, अंगारे अभी भी आग से गर्म थे। हवा का एक झोंका आया और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। युवक की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जब उनके पिता का निधन हुआ तो लीबाई ने ही उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें अपने पीछे कोई आत्मा की निशानी छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन, उनके इकलौते बेटे होने के बावजूद वांग इनफेंग को उनके अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक पीले कागज के टुकड़े को मोड़कर रखना पड़ा। जली हुई धूपबत्ती की सुगंध उसकी नाक के आसपास की हवा में फैल रही थी। वांग इनफेंग के दिल में दमनकारी और उदास भावनाएं भी पूरी तरह से गायब हो गईं, जैसे बारिश के बाद आकाश साफ हो जाता है। पीले कागज की आत्मा की गोली को देखते हुए वह अचानक नहीं बता सका, ये तथाकथित स्मारक सेवा, क्या ये वास्तव में दिवंगत आत्मा को सांत्वना देने के लिए थी या खुद को मुक्त करने के लिए थी? यह विचार एक पल की झपकी भर था और इसके साथ ही युवक उठ खड़ा हुआ। पहले घुटनों के बल बैठकर धूपबत्ती जलाने से उसकी कमर और पैर सुन्न हो जाते थे और उसे ठीक होने में बहुत समय लगता था। अब सम्मानजनक युद्ध कौशल प्राप्त करने के बाद उस अनुभूति की याद उसे बहुत समय से सही मायने में महसूस नहीं हुई थी। उसने पीली कागज की स्पिरिट की गोली उठाई और उसमें आग लगा दी। उस जाने पहचाने नाम को आग की लपटों में भस्म होते और धीरे धीरे बुझते देख वांग इनफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्थिर खड़ा रहा। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने जज्बात संभाले, झाड़ू और डस्टबिन उठाया और राख के अवशेष साफ करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली झाड़ू को छूने ही वाली थी, एक जानी पहचानी ठंडी आवाज़ अचानक उसके कानों में पड़ी, थोड़ी देर के लिए शाओलिन मंदिर लौट जाओ। वांग इनफेंग थोड़ा चौंका, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। श्री यिन, अतीत में न तो गुरु और न ही श्री यिन ने कभी भी उन्हें शाओलिन मंदिर में वापस आने के लिए कहने की पहल की थी। चूंकि आज इतनी असामान्य स्थिति थी तो अवश्य ही कोई विशेष परिस्थिति रही होगी। ये सोचकर युवक ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं, घूमा, पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया, अपना दाहिना हाथ उठाकर बुद्ध की माला दिखाई और फुसफुसाया, मुझे शाओलिन वापस लौटना होगा। उसकी आंखों के सामने परिचित लकड़ी का केबिन और हवा में फैली हल्की सुगंध सब गायब हो गए और शाओशी पर्वत के दृश्य में बदल गए। पवन चरित्र टॉवर के बाहर सफेद वस्त्र पहने जुकिनशुंग धीरे धीरे चलती हुई आए। उसके दाहिने हाथ में एक नीला छाता था और बाएं हाथ में बढ़िया शराब का एक जार था। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी कि उसे केबिन के पास जाना चाहिए या नहीं। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अंततः उसने अपनी चिंता का समाधान करने का निर्णय लिया और करीब आ गई। वह जियांगू के लिए नई नहीं थी। वह जानती थी कि शराबखानों में सुनी गई कहानियों पर अधिक से अधिक आधा विश्वास ही किया जा सकता है। युद्ध कौशल की अतिशयोक्ति आम बात थी। ये कहना कि वांग इनफेंग एक 7वीं रैंक की मार्शल आर्टिस्ट को भी ऐसे झुका सकती है, मानो वह उसकी तुलना में कुछ भी न हो, हास्यास्पद था। नशे में भी उसे इस पर विश्वास नहीं होता। हालांकि घटनाओं का सामान्य क्रम विश्वसनीय माना जा सकता था और इसीलिए युद्ध इच्छाशक्ति के उदय को भांपते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जिस वांग इनफेंग को जानती थी वह ऐसा कैसे कर सकता है?
पूर्णतया असंभव। लकड़ी के केबिन के सामने रुककर किंशुंग झिझकी कि क्या उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उसे इनफेंग की मनस्थिति की चिंता थी, साथ ही यह भी डर था कि अकेले आकर वह उस युवक के मन में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। जैसे ही वह हिचकिचाए, उसे अचानक धूपबत्ती की हल्की सी खुशबू आए और उसका चेहरा हल्के आश्चर्य में बदल गया। धूप की लकड़ी विशेष रूप से स्मारक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अचानक उसे उस दिन शराबखाने में सुनी गई अफवाहें याद आ गईं, उस युवक के बारे में जिसने अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत कुछ ही बातों में अपनी तलवार खींच ली थी। किंशुन को एक ज्ञानोदय हुआ और बंद लकड़ी के केबिन की ओर देखते हुए उसकी नज़रें अदम्य रूप से नरम पड़ गईं। अपने हरे छाते को हल्का सा घुमाते हुए उसने शराब को हाथ में पकड़े हुए दस्तक नहीं दी। पहले तो उसका इरादा युवक को पहले नशे में धुत करने का था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अभी अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। भारी बारिश के बीच किंशुंग अपनी छतरी लेकर मुड़ी और चली गई। शाओलिन मंदिर के अंदर वांग इनफेंग ने अभी खुद को संभाला ही था कि उसने देखा कि उसके सामने सिर्फ मिस्टर यिन खड़े थे। उनकी पीठ पर एक नीला लबादा था और दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। इनफेंग की आंखों में एक उलझन भरी नज़र थी जब वह उस आदमी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर पूछा, मालिक, आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आपको कुछ चाहिए? विद्वान ने पहाड़ के उस पार के नज़ारे को देखा, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाकर अपने पीछे खड़े युवक की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आप 1 साल से यहाँ हैं। वांग इनफेंग शब्दों के पीछे के इरादे को नहीं समझ पाए और जवाब में सिर हिला दिया। हाँ, 1 साल से भी ज्यादा। जब से उन्होंने पिछले ग्रीष्मकाल में कलाई रक्षक पाया था, जो बाद में बुद्ध मन का बन गया, और शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया, अपने गुरु श्री यिन और अपने अन्य गुरु से मिले, साधना की उनकी यात्रा में दोनों पक्षों के समय को जोड़ते हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। विद्वान ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। उसकी नज़र युवक के चेहरे पर पड़ी और उसने कहा, आज मैं तुम्हें इस क्षेत्र के एक अधीनस्थ से मिलवाऊंगा। ये सुनकर वांग इनफेंग दंग रह गया और उसके दिल में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। एक अधीनस्थ? शाओलिन मंदिर में जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी वे 3 वरिष्ठ भिक्षु थे। अन्य लोगों से उसकी मुलाकात बहुत कम होती थी, और यदि होती भी थी तो वे केवल सहज प्रतिक्रिया देते थे, और वे जो शब्द बोल पाते थे वे कम और दोहराव वाले होते थे, बिल्कुल मो परिवार द्वारा बनाई गई यथार्थवादी यांत्रिक रचनाओं की तरह। इस तरह जब मिस्टर यिन ने कहा कि वह एक अधीनस्थ से मिलने जा रहा है, तो उसके अंदर अविश्वास की लहर दौड़ गई। मिस्टर यिन ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे लापरवाही से उस युवक की तरफ एक मुखौटा फेंकते हुए कहा, अपना चेहरा ढक लो, आज मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने ले जा रहा हूँ। ज्यादा मत बोलो। वांग इनफेंग ने मुखौटा लिया और देखा कि उसका रंग धुंधला था, जो जमा हुए वर्षा के बादलों जैसा था, फिर भी उस पर अत्यंत सरल पैटर्न थे जो अवर्णनीय गरिमा और कुलीनता का भाव प्रकट कर रहे थे। यह मास्क न पहनने से भी अधिक स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। युवक के मन में घबराहट उभर आई। क्या मुखौटे का मकसद हत्यारों के लिए अपनी पहचान छुपाना नहीं था? फिर ऐसा जानबूझकर क्यों किया गया? इतने खुलेआम और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। दूसरी पहचान। उसे कुछ समझ आया और युवक ने नकाब अपने चेहरे पर लगाने के लिए हाथ उठाया। तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, वह शक्ति उसकी हथेली में उलझ गई और एक गहरे सुनहरे अजगर में बदल गई जो उसकी उंगलियों के बीच हिलने लगा। उसे अजगर की दहाड़ की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे वांग इनफेंग चौंक गया और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। तब उसे समझ आया कि यह मुखौटे का स्वाभाविक प्रभाव होगा। मुखौटे का अत्यधिक जानबूझकर किया गया डिज़ाइन लोगों को पहनने वाले के असली चेहरे पर ध्यान देने से रोकता है, जिससे बच निकलना आसान हो जाता है। तो बस यही था। वांग इनफेंग ने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसे मुखौटे के डिज़ाइनर का असली इरादा समझ आ गया हो। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सुनहरा ड्रैगन उसके चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गया। हालांकि वह बेहद भव्य और प्रभावशाली था, वांग इनफेंग को लगा कि ड्रैगन में कोई असली ताकत नहीं थी, वह सिर्फ प्रभावशाली लग रहा था। युवक के विचार भटकने लगे। पहचान छिपाने का काम एक सादे मुखौटे से भी किया जा सकता था, और अगर कोई इसे दूसरी पहचान के तौर पर भी चाहे तो इसके कई तरीके थे। ऐसे बेकार खजाने पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसने भी यह मुखौटा बनाया है वह सचमुच रहस्यमय है। युवक ने मन ही मन अपना निर्णय लिया और विद्वान के पीछे पीछे चल पड़ा। दूर से वू चांगकिंग ने ऊपर देखा। उसकी पुतलियां सुनहरे ड्रैगन की चमक से चमक रही थीं, जिससे कुछ अप्रिय यादें ताज़ा हो गईं। उसने कहा, तो मास्टर ने इनफेंग के लिए वह खोया हुआ खजाना छोड़ दिया ताकि वह उन मामलों में खुद को शामिल कर सके। ये मुखौटा वास्तव में साधना और पहचान को ढक सकता है। मेनू का एक पन्ना पलटते हुए बुजुर्ग ने उधर देखा, अपने होठों को चाटा और अपना सिर हिलाया। मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। उन लोगों की चीज़ें अभी भी बहुत चमकदार हैं।
फूफेंग काउंटी, उत्तर मार्शल सिटी। विशाल पेंग गैंग का मुख्यालय। गोंगसुन जिंग अपने कमरे में सीधे बैठे थे, उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसका हृदय संघर्ष से भरा हुआ था, जो पल पल और तीव्र होता जा रहा था। 1 महीने पहले अचानक एक गुरु उसे स्वर्ग और धन्य भूमि जैसी एक गुफा जैसी जगह पर ले गए, जहां उन्होंने भाले चलाने की एक ऐसी तकनीक देखी जो इतनी अकल्पनीय थी। उस अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर वह गिरोह की प्रतिद्वंद्विता के दौरान अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को हराने में सफल रहा और बहुत सारा क्षेत्र और व्यवसाय हासिल कर लिया। यदि वह इन लाभों को पूरी तरह से प्राप्त कर सके तो बस उन्हें पचा ले। उनका विशाल पेंग गिरोह भविष्य में उत्तरी मार्शल स्टेट सिटी में सबसे बड़े गिरोह का खिताब पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब तक वह अपनी ताकत से एक कदम और आगे बढ़ता, सीने में उबलती महत्वाकांक्षा के कारण गोंगसुन जिंग की हथेली थोड़ी कांप उठी। लेकिन उस रहस्यमयी नकाबपोश आकृति के पीछे क्या कोई विनाशकारी खाई थी या स्वर्ग की सीढ़ी? क्या वह सही था या दुष्ट? उस आदमी के मन में एक बार फिर एक आदमी की छवि उभर आई, जो अपने हाथ पीछे करके खड़ा था और उसका हरा लबादा हवा में लहरा रहा था। यह आकृति धीरे धीरे उसके मन में फैलती गई, धीरे धीरे उसके सारे विचारों पर छा गई, मानो बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने उसकी ज्वलंत महत्वाकांक्षाओं को बुझा दिया हो। उसके दिल में डर बढ़ने लगा। अज्ञात से उत्पन्न ये भय युद्ध के मैदान में उसके द्वारा सामना की गई लड़ाइयों से भी अधिक परेशान करने वाला था। उसी समय उनकी हथेली में रखा तथाकथित टोकन एक हल्की चमक छोड़ने लगा। पिछले 1 महीने में वह एक से ज्यादा बार इस मोती को फेंक देना चाहता था, फिर भी उसने इस विचार को उतनी ही बार कुचल दिया था। अब जैसे ही वह हल्की रोशनी निकली, उसका दिल बैठ गया और उसने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, जरा भी आराम करने को तैयार नहीं था। उसकी नज़र मेज पर रखी कविता की एक पंक्ति पर पड़ी और उसने खुद को तसल्ली दी कि जो व्यक्ति ऐसी कविताएं लिख सकता है, वह निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा दुष्ट नहीं हो सकता। शत्रु को 3000 मील क्यों छोड़ना, 1,00,000 कब्रों में से एक कब्र को क्यों प्राथमिकता देना? अगले ही पल गोंगसुन जिंग का मजबूत शरीर विशालकाय पेंग गैंग के मुख्यालय से गायब हो गया। शाओलिन मंदिर के अंदर एक ऐसे गिरोह का नेता जो उत्तरी मार्शल राज्य में सबसे बड़ा गिरोह होने का खिताब पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट, जिनके अधीनस्थों की संख्या 1000 से अधिक थी, ने अपने हाथ जोड़े और मास्टर यंग और वांग इनफेंग की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया। यंग गोंगसुन जिंग मास्टर यंग लोंगशॉ को नमस्कार करता है। PS आज का दूसरा अपडेट। थोड़ा देर से माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ते हुए। नीले वस्त्र पहने विद्वान बांस की कुर्सी पर बैठे थे और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सहजता से सिर हिला रहे थे। हालांकि अंदर ही अंदर गोंगसुन जिंग पहले ही थोड़ा शांत हो चुका था। उसने सिर उठाया तो पाया कि विद्वान पहले की तरह ही रहस्यमय था, जिसकी बैठी हुई उपस्थिति ने उसके पूरे दृश्य क्षेत्र को भर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की बाकी सारी चीजें उसके सामने फीकी पड़ गईं। सेना में कर्नल के रूप में कार्य करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि इस स्थिति का क्या अर्थ है और वे डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, तथा उनकी अभिव्यक्ति और भी अधिक सम्मानजनक होती जा रही थी। नीले वस्त्र पहने विद्वान के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था, शायद एक पुरुष, उसकी शारीरिक बनावट को देखते हुए, हालांकि वह काफी दुबला पतला था। उसने नीला वस्त्र पहना हुआ था और उसका चेहरा एक मुखौटे से ढका हुआ था, जिससे उसका असली चेहरा छिप रहा था। वह बस सिर झुकाए खड़ा था। हालांकि उसके हाव भाव स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उसके हाव भाव से विद्वान के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। यह अवश्य ही ड्रैगन हेड के शिष्यों में से एक होगा। गोंगसुन जिंग को एक हल्की सी अनुभूति हुई। इस आकृति को एक दुबले पतले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन वह एक अविकसित युवा भी हो सकता है। लेकिन आज एक शिष्य को यहाँ लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या उसका उत्साहपूर्वक विकास करना? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी आंख के कोने में एक चमक सी कौंधी। गोंगसुन जिंग की नज़र भी उसी पर पड़ी। उसके मन में बिखरे विचार अचानक से कठोर हो गए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने सामने नीले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति को देखा। उसका दाहिना हाथ खुला, जिससे क्यूई का एक सुनहरा प्रवाह प्रकट हुआ जो चारों ओर घूम रहा था और उसकी हथेली में एक सुनहरा ड्रैगन बना रहा था। उसने देखा कि सुनहरा ड्रैगन नीले वस्त्र वाले व्यक्ति की बाह के चारों ओर लिपटा हुआ है। ड्रैगन हेड ने पीछे मुड़कर देखा, मानो उत्सुकता से उसे देख रहा हो। उस क्षण गोंगसुन जिंग का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया, फिर तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में खून का एक तेज झोंका आया, जिससे उसकी चेतना थोड़ी धुंधली हो गई, मानो किसी सपने में हो। उसका खून बह रहा था और उसकी आवाज़ लगभग किसी सुनामी की आवाज़ या विशाल रेगिस्तान की हवा से उड़ती रेत जैसी लग रही थी। इतना उत्कृष्ट नियंत्रण, और फिर भी वह इसे क्यूई के किसी भी रिसाव के बिना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच थोड़ी सी भी विसंगति पैदा किए बिना इतनी नाजुकता से नियंत्रित कर सकता था। गोंगसुन जिंग ने एक तेज सांस ली, अपनी आंखें फेर लीं और अपना सिर झुका लिया और आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में एक आवाज़ गूंज उठी, चौथा रैंक।
केवल चौथे दर्जे से ऊपर का कोई गुरु ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को इस हद तक नियंत्रित कर सकता था। सुनहरे ड्रैगन की जीवंत हरकतों ने उसे यकीन दिला दिया कि यह किसी ग्रैंड मास्टर का काम हो सकता है जो तीसरे दर्जे से ऊपर पहुंच गया हो। ये निष्कर्ष लगभग तुरंत ही निकल आए। वांग इनफेंग की नज़र में वह अधेड़ उम्र का आदमी शांत बना रहा। झुकने के बाद उसने अपनी नज़रें तीखे और सम्मानजनक अंदाज में नीचे कर लीं, न तो बहुत विनम्र और न ही बहुत गर्वित, बल्कि मन ही मन उसकी सराहना कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक युद्ध लड़ रहे हों, जोरदार टकराव कर रहे हों और दुनिया को उलट-पुलट कर रहे हों। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस गुप्त क्षेत्र का आतंक, इसके रहस्य, इसकी गहन अथाहता और यिन लोंगशू की पृष्ठभूमि के बारे में उनकी अज्ञानता में निहित है। लेकिन अब उसके भीतर एक अलग राय उभर रही थी। कभी कभी ज्यादा जानना ज्यादा डरावना हो सकता है। आपके पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है वह आपके दिल को कोई राहत नहीं देती, बल्कि आपकी उम्मीदों को बार बार चकनाचूर कर देती है और आपको दिखाती है कि आप सच्चाई से कितने दूर थे। गोंगसुन जिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, अपनी निगाहें छिपा लीं ताकि कोई उन्हें देख न सके, जबकि उनके दिमाग में छवियां उभर रही थीं। वहां एक भूतपूर्व अनुभवी खिलाड़ी था जिसने भयंकर भाला तकनीक का प्रदर्शन किया था। स्वयंभू ड्रैगन हेड, अपने हरे वस्त्र में अथाह। और अब यह आदमी, जिसके बारे में वह अंततः कुछ कुछ जान पाया। उन्होंने जिन विवरणों पर ध्यान दिया उनसे ही अंतिम झटका लगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसके अनुयायी लगभग अपर थर्ड रैंक के दायरे में पहुंच गए थे, वह स्वयं किन किन क्षेत्रों तक पहुंच सकता था। और एक ऐसा संगठन जिसमें अपर थर्ड रैंक के कई सदस्य हों, वह कितना भयावह हो सकता है और प्रदर्शित शक्ति क्या संभवतः। इस विचार पर गोंगसुन जिंग ने इस विचार को तोड़ दिया, अपने दिमाग को खाली कर दिया, खुद को आकाश और महान रेगिस्तान के विशाल विस्तार में रहने दिया। उसका दिल शांत पानी की तरह शांत था, आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि इस विचार को जारी रखने से वह पूरी तरह से इस शक्ति के अधीन हो जाएगा, स्वयं को खो देगा, कठपुतली जैसा बन जाएगा। गोंगसुन जिंग के चेहरे के भाव बदल गए, जो वांग इनफेंग से तो छिप गए, लेकिन विद्वान से नहीं। श्री यिन बांस की कुर्सी पर आराम से बैठे रहे और अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रारंभिक भय और आतंक की स्थिति से तेजी से अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी प्रशंसा का भाव था। उसकी उंगलियां बांस की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाईं, जिससे ज़ेड ड्रैगन की झनकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, जो चारों ओर गूंजती हुई बिखरे हुए विचारों को साफ कर रही थी। गोंगसुन जिंग का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे लगा कि दबे हुए विचार उस ध्वनि के साथ पूरी तरह से गायब हो गए हैं। उसका मन क्षण भर के लिए साफ और तरोताज़ा हो गया। उसकी आंतरिक शक्ति मार्शल बॉडी में सूक्ष्म रूप से सुधार हुआ और उसे हल्की खुशी का एहसास हुआ। लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं है। उसके दिल में अचानक एक ठंडक दौड़ गई। नज़रें उठाकर उसने देखा कि विद्वान एक बांस की कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ है। उसकी मुद्रा सहज है, उसकी दाहिनी कोहनी आर्मरेस्ट पर टिकी है, हथेली उसके चेहरे पर लगे मुखौटे को सहारा दे रही है। हालांकि मुखौटे ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया था, फिर भी गोंगसुन जिंग को एक मजाकिया, चंचल भाव दिखाई दिया। हालांकि यह एक तारीफ लग रही थी, फिर भी उसने किसी तरह तिरस्कार महसूस किया, जिसने उसकी उदासी और बेबसी की भावना को और गहरा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से छाया में घिरा हुआ हो। न सूर्य का प्रकाश, न चमकता चांद, न सुबह के तारे दिखाई दे रहे थे। लेकिन वर्षों के अनुभव ने उन्हें पर्याप्त विशेषज्ञता और अनुकूलनशील प्रवृत्ति प्रदान की थी। उन्होंने अभिवादन में हाथ उठाया और कहा, मैं लोंगशॉ की प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। यिन लोंगशॉ ने लापरवाही से सिर हिलाया, मानो कोई उदासीनता हो। बोलते हुए उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपा रही थीं। आप आज यहाँ आए हैं, संभवतः कोई निर्णय लेने के लिए। गोंगसुन जिंग का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी इतने सीधे सवाल पूछेगा, और वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर, खासकर जब वह खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी असंतुलित हो गई, लेकिन इस समय तीर धनुष पर चढ़ चुका था और वह तीर चलाने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल सोचने के बाद उसने मुट्ठियां भींचकर सिर झुकाया और कहा, सहज रूप में। जवाब मिलने के बाद भी विद्वान शांत और उदासीन बने रहे और सहजता से बोले, पिछली बार आपने जेड स्लिप नहीं ली थी। ऐसा लगता है कि आपने वह भी नहीं लिया जिसकी इस सीट को जरूरत थी, इसलिए इस बार देखते हैं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। बोलते समय उन्होंने सहजता से अपना हाथ हिलाया। आसपास का वातावरण तुरंत ही नाटकीय रूप से बदल गया। पहाड़ की चोटी से समतल जमीन में बदल गया। बहते झरने की आवाज आ रही थी। घने बांस के जंगल उन्हें घेरे हुए थे और एक विशाल वृक्ष आकाश में ऊंचा उठ रहा था, जिसकी शाखाएं किसी सुप्त विशाल अजगर की तरह कई दिशाओं में फैली हुई थीं। फैली हुई शाखाओं से लाल धागों से बंधी जेड की पट्टियां लटक रही थीं, जो एक अद्भुत दृश्य बना रही थीं। गोंगसुन जिंग ने उस विशाल पुराने वृक्ष की ओर देखा, जिसके हरे पत्ते सूरज को ढक रहे थे।
केवल सूर्य की किरणें ही अंतरालों से भेदकर उस क्षेत्र को बिखेर रही थीं, जिससे उसका मन शून्य हो गया था। बारिश की तरह हल्का, उसके दिमाग में केवल यही वाक्य रह गया। उसी क्षण जेड पट्टिकाएं हल्के से हिलीं और उनमें से एक मुक्त होकर गोंगसुन जिंग की ओर बह गई। उस आदमी ने सहज ही उसे अपने हाथ में थाम लिया, उसकी गर्म और मुलायम बनावट को महसूस किया, जो किसी भी उच्च गुणवत्ता वाले जेड से बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों तरफ बारीक और स्पष्ट अक्षरों में बारीक नक्काशी की गई थी। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाता कि क्या लिखा है, हरे वस्त्र पहने आदमी लोंगशॉ ने अपने बगल में नीले वस्त्र वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए सहजता से कहा, आज से तुम उसके अधीन हो। उसे हॉल मास्टर कहकर संबोधित करें। कोई आपत्ति है? गोंगसुन जिंग जानता था कि उसके पास बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। हॉल मास्टर की उपाधि के निहितार्थ से उसका दिल दहल गया, फिर भी वह शांत भाव से रहा। उसने वांग इनफेंग की ओर मुंह किया, जो अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, और मुठ्ठियां भींचकर झुककर कहा, गोंगसुन जिंग, आपकी सेवा में, हॉल मास्टर। उनकी आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर गंभीर हो गई और उन्होंने आगे कहा, हॉल मास्टर के आदेश पर विशालकाय पेंग गैंग के 3000 शिष्य। वांग इनफेंग इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसका हतप्रभ भाव मुखौटे के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ था, दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था, और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। विद्वान की आंखें नाराजगी से चमक उठीं, और अपनी पीठ के पीछे अपनी उंगलियों की एक हल्की सी हरकत से उसने क्यूई बल का इस्तेमाल करके वांग इनफेंग के शरीर को नियंत्रित किया, जिससे उसने प्रतिक्रिया में गोंगसुन जिंग की ओर हल्का सा सिर हिलाया। मुखौटे के नीचे उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने अपने बगल में खड़े युवक की ओर कुछ निराशा भरी नजर से देखा। शाओशी पर्वत पर वुचांग किंग ने स्वर्ग और पृथ्वी के उस हिस्से की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय थी। दुनिया अब उतनी अक्षुण्ण नहीं थी जितनी उसके पहली बार आने पर थी। स्वर्ग और पृथ्वी का परिवर्तन वास्तव में शाओशी पर्वत से ज्यादा दूर नहीं था, बस विद्वान के तरीकों से वांग इनफेंग और अन्य लोगों की नज़रों से छिपा हुआ था। बाहर से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके हाथ में रखी चिकित्सा पुस्तक एक नए पृष्ठ पर पलट गई। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, सदाबहार वृक्ष का सीधे उपयोग करना, जिसका उद्देश्य क्यूक्सी महोत्सव पर लाल धागे वाली जेड पर्चियां लटकाना है, वह काफी लापरवाह है। पुनश्च पहला अपडेट, फूफेन काउंटी, नॉर्थ मार्शल सिटी, विशाल पेंग गैंग मुख्यालय। गोंगसुन जिंग अपने अध्ययन कक्ष में पुनः प्रकट हुआ। उसने पहले ही अपने अधीनस्थों को अंदर न आने का आदेश दे दिया था, इसलिए मुख्यालय में किसी को भी ये पता नहीं चला कि उनके गिरोह का नेता पहले ही वहां से जा चुका था। वह आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा मार्शल प्रैक्टिस की जानी पहचानी आवाज़ें सुन रहा था। वह काफ़ी देर तक हिला तक नहीं, जब तक कि गैंग के सदस्यों के हथियारों की धमाचौकड़ी ने पूरा सेट पूरा नहीं कर दिया। धीरे धीरे हाँफना बंद हो गया और आखिरकार उसकी आंखों में एक चमक आ गई जब उसने एक धुंधली सांस छोड़ी, जिससे उसकी आत्मा में नई जान आ गई। एक पल चुप रहने के बाद उसने अपने सीने में हाथ डाला और धीरे से जेड की पट्टिका निकाली। उसने दोनों तरफ बारीक लिखावट और शानदार नक्काशीदार पैटर्न को ध्यान से देखा। उसके हाथों ने उसे सहलाया, उसकी असमान सतह को महसूस किया और उसके दिल में एक स्वप्न सा साकार हुआ। ये वास्तव में कोई सपना नहीं था। यद्यपि दूसरे पक्ष ने उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाई थी, फिर भी उनकी ताकत और पृष्ठभूमि का भय उसके हृदय को बेचैनी से कांपने के लिए पर्याप्त था। इसका नैतिक रुख से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही उसकी हथेली ने जेड पट्टिका को हल्के से सहलाया, गोंगसुन जिंग का भाव और भी गंभीर हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस पट्टिका को फेंक दे, जो या तो नियति के प्रहार का प्रतीक थी या किसी बुरे सपने का। हालांकि उसने उस गुप्त लोक में समर्पण किया था, लेकिन वह दबाव में था। जब वह इस निर्णय पर गंभीरता से विचार कर रहा था तो उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। एक विशालकाय संगठन, एक छिपी हुई शक्ति जिसके कम से कम 3 उच्च तृतीय श्रेणी के महारथी थे, धीरे धीरे इस दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहा था। हालांकि वह कोई महान सैन्य रणनीतिकार नहीं था, फिर भी वह दुनिया में फूफेन काउंटी में आने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। यदि वह एक तरफ खड़ा होता तो वह स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होता, तथा इसमें शामिल होने का अर्थ ये हो सकता था कि मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस विचार के साथ गोंगसुन जिंग ने हल्की सांस ली। इस दिन और युग में ग्रैंड मास्टर्स अत्यंत दुर्लभ थे, लेकिन पूरे विश्व को देखें तो जियांगू में 100 वर्षों से अधिक समय तक चले तूफानों के दौरान ग्रैंड मास्टर स्तर पर मार्शल कलाकार असामान्य नहीं थे। महान किंग को ध्यान में रखते हुए इसके 72 स्तंभ राज्यों के साथ, राज्य के प्रत्येक स्तंभ के पास या तो तीसरे रैंक की ताकत थी, जो मार्शल आर्ट रहस्यमय मार्ग क्षेत्र में खड़ा था, या वे अपने दिव्य हथियारों, अद्वितीय साधना तकनीकों पर भरोसा करते हुए बिना नष्ट हुए ग्रैंड मास्टर्स के साथ मुकाबला करने में सक्षम थे। दुनिया में संख्याओं की कल्पना की जा सकती है।
दुनिया विशाल थी, महान किन अकेला देश नहीं था, महान किन का विस्तार सिर्फ फूफेंग तक सीमित नहीं था। कोई भी जीवन भर में पूरी तस्वीर नहीं समझ सकता था। सिर्फ एक सेना हजारों मील तक फैली हुई थी, 7 प्रांतों में लगभग 100 काउंटियां, जहां लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, नदी पार करने वाली काप मछलियों जितने। लंबे वर्षों में हमेशा एक या दो विलक्षण प्रतिभाएं उभरती थीं। आज तक इस तरह के संचय के साथ मार्शल आर्ट की समृद्धि का एक युग आखिरकार शुरू हो गया था। हालांकि ऐसा संप्रदाय देखना दुर्लभ था जिसमें कम से कम 3 महागुरु हों, जिनमें से 2 तो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह संप्रदाय दुनिया में फिर से प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, और इसका विशाल प्रभाव कई देशों के जियांगहू को अपनी चपेट में लेने के लिए पर्याप्त था, जिससे अनगिनत मौतें और चोटें हुईं। वह एकमात्र 7वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट इसमें शामिल होने पर लगभग निश्चित रूप से अपरिहार्य मृत्यु का सामना करेगा। ये दुख की बात है कि उन्होंने पहले सोचा था कि शायद 1 या 2 ही ग्रैंड मास्टर होंगे और उन्होंने प्रयास करने पर विचार किया था। गोंगसुन जिंग ने मन ही मन खुद पर उपहास किया। यद्यपि यह जेड पट्टिका पहचान का प्रमाण थी, फिर भी क्या होगा यदि उन्हें वहां ले जाने के लिए पट्टिका की आवश्यकता न हो। यदि वह इसे त्याग देता तो निश्चित रूप से उस बल के स्वामी को क्रोधित कर देता। तब तक न केवल वह खतरे में होगा, बल्कि उसके करीबी लोगों को भी जीवन मरण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गोंगसुन जिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस छोड़ते हुए अंततः निर्णय लिया। उसकी हथेली ने जेड पट्टिका को कसकर पकड़ लिया और एक जोरदार झटके के साथ उसने उस पर लिखे पाठ को पढ़ने के लिए उसे पलट दिया। यदि पलायन अब कोई विकल्प नहीं था, तो वह केवल हताश होकर साधना कर सकता था, उस गुप्त क्षेत्र से लाभ उठाकर अपनी साधना को यथासंभव बढ़ा सकता था, ताकि आने वाले तूफानों के बीच जीवित रहने का एक छोटा सा मौका मिल सके। वह वास्तव में एक डाकू के जहाज पर सवार था। अगले दिन फूफेंग काउंटी शहर में भारी शरद ऋतु की बारिश हुई थी, जिससे धीरे धीरे तापमान ठंडा हो रहा था। मार्शल आर्टिस्टों में अभी भी खुद को बचाने की आंतरिक शक्ति थी, जबकि आम लोग, जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, पहले से ही मोटे कपड़े पहनने लगे थे। पवन चरित्र टॉवर के अंदर वांग एनफेंग ने एक किताब पकड़ी और आंखें मलते हुए जोर से जम्हाई ली। उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ और वह हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। किसी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कल फिर से मिस्टर यंग को नाराज कर दिया हो और इसी वजह से उसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या गलत किया, मिस्टर यंग ने यह नहीं बताया। युवक के मन में बहुत दुख हुआ। अपने हाथ में किताब का पन्ना पलटते हुए उसका मन एक बार फिर उस आदमी की ओर चला गया जिसे उसने कल शाओलिन मंदिर में अपने अधीनस्थ के रूप में अज्ञात रूप से प्राप्त किया था। विशाल पेंग गिरोह के गोंगसन जिंग। उन्होंने कहा कि उनके अधीन 3000 शिष्य हैं। 3000 लोग, क्या ग्रेट लियांग गांव में इतने लोग थे? वांग एनफेंग के दिल में जटिल भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे लगा जैसे उसने अभी तक जियांगू में पूरी तरह प्रवेश नहीं किया है, लेकिन वह उससे गहराई से जुड़ चुका है। या फिर ऐसा था कि फूफेंग अकादमी में रहते हुए भी वह जियांगू में प्रवेश कर चुका था। विंड कैरेक्टर टॉवर का लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। पतझड़ की हवा ताजगी दे रही थी और एक गिरा हुआ पत्ता यूं ही बहकर वांग एनफेंग के हाथ में रखी किताब के पन्ने पर आ गिरा। दिन गिनते हुए लगभग अगस्त का महीना आ गया था। पिछले वर्ष अगस्त में ही उनकी पहली मुलाकात जियांगू से हुई थी और वे टेम्पोरल संप्रदाय के शिष्यों से मिले थे। वांग एनफेंग ने गिरे हुए पत्ते को उठाया, उसके विचार बदल गए। अचानक उसे पिछले 15 अगस्त का चिक फीनिक्स भोज याद आ गया। लियू वोक्यू, शियाहो जुवान और हुआन फू शियोंग, जिनसे उसने जियांगू में फिर मिलने का वादा किया था, किन फेई और वह लड़की झांग तिंगयुन भी, जो काले भालू को ले गई थी। क्या ऐसा है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं और यही जियांगू है? वांग एनफेंग ने अपनी हथेली खोली, जिससे पत्ता नीचे गिर गया। त्यानहे काउंटी। त्यानहे काउंटी में कुछ लोग प्रीफेक्चरल गवर्नर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई भी किन निवास से अनजान नहीं है। वर्षों पहले त्यानहे कमांडरी राजकुमारी ने ताओवादी संप्रदाय के एक सज्जन का जबरन विवाह करा दिया था, जिसे त्यानहे काउंटी के लोगों ने खुशी खुशी मनाया था। अपने से ऊपर वालों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, अगर दुनिया की युवतियों की तुलना खिलते हुए फूलों से की जाए, तो स्वर्ग की राजधानी की लड़कियां दीप्तिमान और सुंदर चपरासी होंगी, जबकि त्यानहे काउंटी की लड़कियां सबसे ज्यादा कांटों वाले गुलाब होंगी। हृदय में कांटे चुभते हैं, सौंदर्य हड्डियों तक पहुंचता है, देखने में मंत्रमुग्ध कर देने वाला। किन निवास। जब वह इस चाल से आप पर हमला करता है, तो आपको अपने घोड़े को मोड़कर और उस पर लगाम लगाकर बचना चाहिए, फिर गति का लाभ उठाकर जेड मेडेन शटलिंग से उसका मुकाबला करना चाहिए और उसके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाना चाहिए। अगर वह फिर ऐसा करेगा तो तुम्हें। बगीचे में सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक महोगनी की कुर्सी पर सीधा बैठा था और मार्शल आर्ट के बारे में बारीकी से बता रहा था।
उसके सामने एक खूबसूरत युवती, जिसकी भौहें कोमल और उभरी हुई थीं और जिसकी मुस्कान सौम्य थी, युवक के पसंदीदा मार्शल आर्ट के विषय पर सुन रही थी। झाड़ियों में एक युवा मार्शल आर्टिस्ट, लंबा चौड़ा, हट्टा-कट्टा, जिसकी भौहों के बीच खुला और ईमानदार चेहरा था, वहीं दुबका हुआ था। 5-6 साल का एक लड़का उसकी गर्दन पर सवार था, प्यारा मगर शरारती। वह लगातार उन दोनों को देख रहा था, तिरस्कार से होंठ मोड़ रहा था और हवा में हाथ हिलाते हुए धीमी आवाज में बोल रहा था, भाई सचमुच बहुत धीमा है। बहन यू एर वस्तुतः स्वयं को उसके सामने फेंक रही है और वह वहां मार्शल आर्ट समझा रहा है। मैं वह अपने माथे पर हाथ रखकर बार बार आहें भर रहा था। मैं किन जियाओ, ऐसा भाई क्यों हूं? उसके नीचे बैठे युवा मार्शल कलाकार ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जियाओ बाद में पैदा हुए थे। किन जियाओ ने अपनी आंखें घुमाईं, ताली बजाई और युवक के सिर पर थपथपाते हुए कहा, मारपीट की मांग कर रहा हूं? नहीं, मुझे उन्हें बचाने जाना है, चलो। जैसे ही वह जाने ही वाला था, दूसरी तरफ बैठी लड़की, जो एक गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान के साथ थी, अनजाने में अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लेती हुई प्रतीत हुई। पल भर में दोनों के शरीर, बड़े और छोटे, बर्फ की तरह ठंडे हो गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। थोड़ी देर बाद नीचे वाले योद्धा ने गहरी सांस ली और एक सूखी हंसी के साथ बोला, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, हम शायद अभी वहां जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्या आपको नहीं लगता? जियाओ। किन शियाओ के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान उभरी जब उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में आप सही हैं। परी जैसी दिखने वाली सिस्टर यू एर निश्चित रूप से नहीं चाहेगी कि हम वहां जाएं। दूसरी तरफ खड़ी लड़की ने नजरें हटा लीं और अब भी कोमल निगाहों से किन फेई को देख रही थी। उसने अपना हाथ उठाया, लापरवाही से एक सख्त अखरोट उठाया और उसे दबाते हुए, मानो उसे तोड़ नहीं पा रही हो, इसलिए उसने उसे किन फेई को थमा दिया और शर्मीली आवाज में कहा, बड़े भाई फेई, इसे मेरे लिए खोलो। किन फेई थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसने लड़की के हाथ से अखरोट को आसानी से लेते हुए कहा, युवा, तुम्हें भी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तब यू एर हर समय बड़े भाई फेई के साथ रहेगा। आप किन जियाओ और युवा मार्शल कलाकार, जो कुछ ही दूरी पर थे, उसकी कोमलता से बिगड़ी हुई हरकत की आवाज़ सुनकर कांप उठे। उन्हें पहले की ड्रैगन जैसी निगाहें याद आ गईं और उनके मन में भी यही विचार उभरे, लड़कियां बहुत डरावनी। युवक ने ताओवादी संप्रदाय में जाकर साधना करने और धर्मनिरपेक्ष दुनिया को छोड़ने की व्यवहार्यता पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। इस बीच किन शियाओ को वांगशियान काउंटी में मिली छोटी लड़की की याद आई और उसने चुपचाप एक नई परिभाषा के साथ बयान को संशोधित कर दिया, परी जैसी सुंदर बहन यू एर इतनी भयानक। मुझे आश्चर्य है कि अब टिंगयुन कैसा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे याद करती है। डॉट 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 डॉट। ताओवादी संप्रदाय। ताओवादी वस्त्र पहने एक महिला, जो अभी भी सुंदर दिख रही थी, छाया में सिमटी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसे नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता। ये बहुत शर्मनाक है। अगर कोई और पढ़ाना चाहता है तो उसे पढ़ाने दो। उस दुबली पतली आकृति के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसके दिल में पहले से ही बुरे सपने उभर रहे हैं। अंतहीन प्रश्नों से घिरे रहने के कारण उनमें शिष्य बनाने या धर्मग्रंथ पढ़ाने की हिम्मत नहीं बची। तभी एक छोटी सी परछाई उस पर पड़ी। ताओवादी भिक्षुनी कांप उठी और उसने अकड़कर अपना सिर उठाया तो दूर नीला आकाश, ताओवादी संप्रदाय में बादलों का सागर और हरे चीड़ के पेड़ों के बीच पंख फड़फड़ाता सफेद सारस दिखाई दिया। उसने अपनी शिष्या, उस लड़की को भी देखा जिसे आमतौर पर ताओवादी नाम तिंगयुन से जाना जाता है। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। झांक तिंगयुन ताओवादी नन के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी हथेली फैलाई और धीरे से अपने गुरु के सिर पर थपथपाया। उसकी आवाज़ नर्म और मधुर थी जब उसने कहा, मालिक, रो मत, रो मत। वहाँ। ताओवादी नन की आंखों के कोनों में आंसू बढ़ गए। वाह। ताओवादी संप्रदाय के प्रशिक्षण स्थल पर एक महिला अपना चेहरा ढककर भाग गई। जिसने उसे देखा उसका दिल दुख गया, जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में घोड़े की पूंछ का एक झाड़ू लिए, एक नीले पत्थर पर बैठा हुआ, अपने होठों को भींचे हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। ये 7वीं बार था। सचमुच, क्या ये जूनियर भावनात्मक रूप से थोड़े अधिक लचीले नहीं हो सकते? ठीक उसी समय बूढ़े आदमी ने उस छोटी बच्ची को सीधा खड़ा देखा। उसका ताओवादी चोगा थोड़ा बड़ा था, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने देखा कि वह सोच में डूबी हुई अपना सिर झुका रही थी, फिर उसकी तरफ देखा। उसका शरीर कांपने से नहीं रुका, लेकिन उसने एक उपदेश देने वाले बुजुर्ग जैसा संयम बनाए रखा, बस मन ही मन चिल्लाया, क्या वह इस ओर देख रही है? नहीं, वह वास्तव में यहाँ पर चल रही है। बहुत हो गया, छोटी बच्ची, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना ये बूढ़ा आदमी विनम्र नहीं रहेगा।
बूढ़े आदमी की आंखें बड़ी हो गईं, मानो वह किसी तरह उस युवा लड़की को रोक सके। चलना बंद करें, हे अथाह स्वर्गीय प्रभु, इस छोटी बच्ची को हिलना बंद कराओ। झांक तिंगयुन को धीरे धीरे पास आते देख बूढ़े आदमी के माथे पर पसीना आ गया और उन पवित्र निष्कलंक आंखों को देखकर अनायास ही उसके चेहरे पर स्नेह की एक झलक उभर आई। लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वर्ग की ओर चीख रहा था। वह स्वर्गीय प्रभु, सर्वोच्च बड़े भाई, आप पुराने प्यारे बच्चे अथाह हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं जाग रहे हो? बूढ़े आदमी का दिल बिना आंसू बहाए रोने की इच्छा से भर गया। जूनियर भाई, मैं इसे संभाल नहीं सकता। पुनश्च दूसरा अद्यतन। समय धीरे धीरे अगस्त में प्रवेश कर गया। जियांगू में हर दिन बेहद ताज़ा और दिलचस्प घटनाएं सामने आती थीं। ये दिलचस्प खबरें महानकिन और विभिन्न संप्रदायों द्वारा छानकर और जोर देकर विभिन्न माध्यमों से 72 काउंटियों में प्रसारित होती थीं। हाल ही में उत्तरी देशों के काउंटियों में मध्य तृतीय श्रेणी के 2 कुशल तलवारबाजों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, जिससे कई दर्शक जो मनोरंजन के लिए इकट्ठा हुए थे दुर्घटनावश घायल हो गए। दक्षिणी द्वीपों में हर 3 साल में एक बार होने वाला एक मार्शल आर्ट द्वंद्व युद्ध हुआ। एक बुजुर्ग हार गया और एक युवा मार्शल कलाकार अपने पूर्ववर्तियों के कंधों और रीढ़ की हड्डी पर कदम रखते हुए अपना सिर उठाया और गर्व से जियांगू के मंच पर कदम रखा। वह युवक युवा जोश से भरा हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने उन लोगों को कुचल दिया है जो कभी अपनी जवानी में उतने ही जिंदा दिल थे। न ही वह सोच सकता था कि अगर वह कई दशकों तक जिंदा रहा तो उसका भी यही हश्र होगा, लेकिन इस वक्त उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उस समय उसे केवल सभी की प्रशंसा का पूरी तरह से आनंद लेने और यह अनुभव करने की आवश्यकता थी कि जियांगू में स्वतंत्रतापूर्वक रहने का क्या अर्थ है। ऐसी खबरें लगभग हर कुछ दिनों में आती थीं। पिछले सालों में भी ऐसी घटनाएं होती रही थीं, लेकिन इस साल तो खास तौर पर ज्यादा थीं। कुछ लोग इस बात पर अचंभित थे कि यह मार्शल आर्ट का अभूतपूर्व स्वर्णिम युग था, जबकि कुछ बुजुर्ग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीमी आहें भर रहे थे और बुदा रहे थे कि एक समृद्ध वर्ष के बाद अक्सर एक विनाशकारी वर्ष भी आता है। चकाचौंध भरी खबरों की बौछार के बीच वह मुनीम, जिसने विंड कैरेक्टर टॉवर के नीचे छतरी को तलवार की तरह इस्तेमाल किया था, लोगों की नज़रों से ओझल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसने जानबूझकर खुद को कम प्रोफाइल में रखा था। फूफैन काउंटी शहर में भी जिन लोगों ने उस तलवार के वार को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उनमें से कुछ ही लोग उस तेज तलवार की रोशनी को अपने मन में भूल पाए थे। एक युद्ध कलाकार ने अपना पद खो दिया था और मुरोंग परिवार के युवा गुरु ने शपथ लेने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी, जबकि बाकियों ने अपना प्रारंभिक उत्साह पूरी तरह खो दिया था। कुछ लोगों के लिए उन दिनों एक भगवान बनाया गया था और इस भगवान को नीचे खींचने में असफल होना एक अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक अनुभव था। कुछ हद तक असहज होकर वे छाया में छिप गए, नीले रंग के कपड़े पहने युवक को देखते हुए, उसके कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर और विकृत करते हुए। उस दिन का इंतजार करते हैं जब कोई निराधार घटना प्रकाश में आए, अपने दिल की खिन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। तब तक वे हमेशा काफ़ी ईमानदार बने रहे, एक व्यक्ति को छोड़कर। वान बेनफेंग ने अपने हाथों में किताब को पलटा और ये दिखावा करने में असमर्थ कि उसने उन 2 निगाहों को नहीं देखा। उसने मन ही मनाह भरी और अपने से कुछ कदम दूर बैठी युवा लड़की की ओर देखा। उस दिन उसने उस रात वाली वो भड़कीली पोशाक नहीं पहनी थी जिस रात वे मिले थे, बल्कि कन्फ्यूशियस संप्रदाय के गहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी। पोशाक पूरी तरह से काली थी, जिसके कफ पर गहरे सुनहरे रंग के ड्रैगन गौरैया की कढ़ाई थी, जो उसे एक गरिमामय और प्रभावशाली रूप दे रही थी। उसके लंबे बालों में एक जैड हेयरपिन लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं रही थी, बस वान बेनफेंग को घूर रही थी। उसे पीछे मुड़कर देखते हुए वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर होश में आई और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ जवाब दिया। युवक ने अपने माथे पर हाथ रखा और मन ही मनाह भरी, वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। कितने दिन हो गए थे उस बरसात के दिन से वह यहाँ प्रकट हुई थी। उस पिछले हमले की याद के कारण वान बेनफेंग हमेशा युवेन नाम की इस युवती से सावधान रहता था। हालांकि उसे रोज आते देखकर न तो बातचीत शुरू करती, न ही कोई हरकत करके उसे उकसाने की कोशिश करती, बस वहीं बैठी उसे घूरती रहती, जिससे उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। वान बेनफेंग ने पुष्टि की कि वह दिवास्वप्न देख रही थी, लेकिन दूसरों की नज़रों में उस खाली यांत्रिक घूरने को सार्थक और स्नेही कहा जाता था। उनके संवाद की कमी को उसके धैर्यपूर्वक इंतजार के रूप में देखा जाता था। आंखों के संपर्क की एक अवशिष्ट झलक किसी के दिमाग में 10,000 से अधिक शब्दों को प्रेरित कर सकती थी, प्रेम की कहानियां लिख सकती थी जैसे फूल जानबूझकर मुरझाते हैं और पानी बेरहमी से बहता है। लोगों को सबसे अधिक जो चीज़ पसंद थी वह थी अपने विश्वास के लिए हजारों कारण ढूंढना। उनमें से प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और सुंदर महिलाओं की कहानियां महानकिन के विशाल क्षेत्र में सबसे अधिक पसंद की जाती थीं, जो युवा और वृद्ध सभी को समान रूप से आकर्षित करती थीं। अकादमी जैसे माहौल में अफवाहें फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। पिछले कुछ दिनों से अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थीं और लोग जिस नज़र से उसे देखते थे उससे उसे चैन नहीं मिल रहा था।
वांग एनफेंग को खुद अफवाहों की परवाह नहीं थी, लेकिन अकादमी में जू किनशुंग नाम की एक लड़की के होने के कारण वह अब और चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब का पृष्ठ क्रमांक नोट किया, उसे बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। वांग एनफेंग यू वेन के पास गया और बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, आप जीत गई मिस यू। तुम मुझे खोजने क्यों आए हो? यू वेन एक सपने से जागी जो अच्छी वाइन से घिरा हुआ था। उसने हाथ उठाकर लार पोंछी, जो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। थोड़ी अकड़ गई, फिर उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है और उसे अपने आसपास अजीब सी नजरें पड़ रही थीं। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए उसने अपने गालों पर हाथ फेरा और अपने गहरे काले बालों को कनपट्टियों पर हल्के से समेटा। उसका व्यवहार एक सभ्य महिला जैसा ही शालीन था और उसने पूछा, क्या बात क्या बात? कुछ भी नहीं, मैं तो बस किताबों के रखवाले से अच्छी दोस्ती करना चाहता हूँ। वांग एनफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया तथा बाहर से बात करने का संकेत दिया। यू वेन ने गरिमापूर्ण और संतुलित भाव से हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ भींच लिए। जैसे ही वह खड़ी हुई, अपनी छवि बनाए रखने के लिए घुटनों के बल बैठने से उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, जिससे उसके पैर और पंजे सुन्न हो गए। वांग एनफेंग दरवाजे के पास खड़ा था और पीछे मुड़कर उसे उत्सुकता से देखने लगा। लड़की ने भी उदारता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं। उसका दाहिना हाथ नीचे लटक गया और उसने अपनी जांघ के अंदरूनी हिस्से को जोर से चीर दिया। तेज दर्द से उसके मुंह के कोने थोड़े से ऐंठ गए, लेकिन इससे उसे सुन्नापन से उबरने में मदद मिली और वह थोड़ी कोशिश करके बाहर निकल पाए। वे दोनों पवन चरित्र मीनार के किनारे तक चले गए और हरे बांसों के बीच रुक गए। वांग एनफेंग ने पीछे मुड़कर कहा, मिस यू, मुझे बताओ, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? असल में वह क्या है? अगर यह सिर्फ दोस्तों के रूप में बात करने की बात है तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यू वेन मुस्कुराए, अपने हाथों को अपने सामने बांधे, पूरी तरह से शांत और अपने पिछले सैन्य आचरण के विपरीत। उसने कहा, तो किताबों के रखवाले की नज़र में क्या तुम और मैं पहले से ही दोस्त नहीं हैं? वांग एनफेंग अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए और जरा भी भयभीत न होते हुए ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह क्या चाहती है, और उसने सिर हिलाते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, हाँ बिल्कुल। यू वेन की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई और वह अचानक अधिक आराम महसूस करने लगी, यहाँ तक कि खुद से उत्पन्न दर्द भी कम गंभीर लगने लगा। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में अच्छी नहीं थी, लेकिन विचित्र बात यह थी कि जब उसने अपनी चाची को इस मामले के बारे में बताया तो उस आम तौर पर एकांतप्रिय बुजुर्ग ने इस अच्छे दोस्त से मिलने का प्रस्ताव रखा। अंततः उसे जो बोओगे वही काटोगे का सिद्धांत समझ में आ गया। बहुत सोच विचार के बाद, जबरदस्ती न करना चाहती हुई, उसने बचपन में बड़ों से मिठाइयाँ मांगने का भोला भाला तरीका अपनाया। आज तो वह हार मान चुकी थी और अपनी मौसी के साथ जिम्मेदारी से बचने का कोई उपाय सोच ही रही थी कि अचानक ये तरीका कारगर साबित हुआ। खुशी से झूम उठी, उसे याद आया कि उसने वांग एनफेंग के रोजमर्रा के शब्दों और हरकतों के बारे में क्या देखा था। उसके मन में उथल पुथल मच गई। अचानक उसने सोचा, क्या पुस्तकों की यह रखवाली करने वाली, जो स्वयं से भी छोटी दिखती है, अपने भीतर एक बूढ़ी आत्मा को समेटे हुए है? अन्यथा ये तरीका उस पर वैसे ही क्यों काम करता जैसा कि बड़ों पर करता था? इस क्षणिक विचार को दबाते हुए यू वेन ने वांग एनफेंग की ओर देखा और कहा, चूंकि अब हम दोस्त हैं, इसलिए किसी मित्र को भोज पर आमंत्रित करना अशिष्टता नहीं माना जाना चाहिए, है न? वांग एनफेंग थोड़ा चौंक गईं, अभी भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थी जब उन्होंने अपने सामने लड़की को देखा, जो गहरे कन्फ्यूशियस वस्त्र और ज़ेड हेयरपिन पहने हुए थी, एक सैन्य जनरल की तरह राजसी अंदाज में थी और ऊंची आवाज में बोल रही थी। अब से 10 दिन बाद, अगस्त के मध्य शरद ऋतु में, मेरी चाची अपने घर पर एक भोज का आयोजन करेंगी और मुझे आशा है कि भाई वांग उनसे मिलने आ सकेंगे। PS, आज का पहला अपडेट। पिछले अध्यायों में एक गलती थी। गोंगसुन जिंग का गिरोह विशाल पेंग गिरोह होना चाहिए था। गलती से विशाल वेल गिरोह लिख दिया गया था, इसे सुधार दिया गया है। कृपया क्षमा करें, नमन। एक क्षण बाद, निमंत्रण देने का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद, यू वेन एक स्पष्ट और तरोताज़ा मन के साथ वहां से चली गई। वांग एनफेंग उसे जाते हुए देख रहा था, अपने हाथ में निमंत्रण पत्र को घूर रहा था। उसने उस पर चीड़ के हल्के हल्के पैटर्न देखे और पूरे पाठ में समान और शुद्ध रूप से फैली हुई सुनहरी स्याही देखी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह अब 1 साल पहले ग्रेट लियांग माउंट के नीचे रहने वाला साधारण लड़का नहीं था। उसने पहचान लिया कि इस पत्र के लिए इस्तेमाल किया गया कागज असाधारण था, यहाँ तक कि पहले फीनिक्स भोज निमंत्रण के लिए इस्तेमाल किए गए कागज से भी बेहतर था। लिखावट सुरुचिपूर्ण तो थी ही, साथ ही उसका अपना एक विशिष्ट मानक भी था। एक महिला के हाथ से लिखी होने के बावजूद उसमें एक साहसिक और राजसी शैली झलक रही थी, जाहिर है किसी उस्ताद के हाथों से सीखी हुई।
उच्च गुणवत्ता वाली धूपबत्ती की खुशबू पत्र में व्याप्त थी, जो गहरी और स्थायी थी, उस दुकान से मिलने वाले सबसे उत्तम चंदन से भी ज्यादा शुद्ध, जहां से वांग इनफेंग ने कभी अगरबत्ती खरीदी थी, जो बेशकीमती तो थी लेकिन सिर्फ इस पत्र को सजाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महान किन में रंगों के संबंध में अत्यंत सख्त पारंपरिक सीमाएं थीं। गहरे सुनहरे रंग की स्याही ऐसी चीज नहीं थी जिसका उपयोग कोई भी संपन्न परिवार कर सकता था। युवक ने पत्र पर लिखे शब्दों पर हल्के से अपना अंगूठा रगड़ा, ये देखते हुए कि गहरी सुनहरी स्याही बिल्कुल भी नहीं फैली थी। उसने सोचते हुए अपनी आंखें नीची कर लीं, उसके मन में कुछ अटकलें लग रही थीं, फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े कद का व्यक्ति, एक मामूली लोअर रैंक मार्शल आर्टिस्ट, उसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा था। उसके मन में एक प्रकार की उलझन छा गई। पहले वांग इनफेंग ने अनिच्छा से सिर्फ इसलिए हामी भरी थी क्योंकि उसे डर था कि यू वेन हार नहीं मानेगी और उसे परेशान करती रहेगी। अब ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की पृष्ठभूमि उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल थी और इस पारिवारिक भोज में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। गहरी सांस छोड़ते हुए और अपने विचारों को दबाते हुए वांग इनफेंग ने निमंत्रण को एक तरफ रख दिया और आगे क्या करना है ये तय करने से पहले अपने गुरुओं से परामर्श करने के लिए आज शाओलिन मंदिर लौटने की तैयारी की। जून की दोपहर होने वाली थी, इसलिए युवक ने विंड कैरेक्टर टॉवर पर वापस न लौटने का निर्णय लिया तथा सीधे अपने लकड़ी के घर की ओर चल पड़ा ताकि खाना पकाने के लिए चावल तैयार कर सके। हालांकि शाओलिन मंदिर में वह रोजाना औषधीय जड़ी बूटियों से भरपूर भोजन करता था, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए उसे पर्याप्त भोजन की जरूरत थी, खासकर क्योंकि वह अभी भी एक बढ़ता हुआ बालक था। दिन में केवल एक बार भोजन करने से उसकी साधना की जरूरतें तो पूरी हो जाती थीं, लेकिन उसके बढ़ते शरीर के लिए यह पर्याप्त नहीं था। लेकिन ये कब तक जारी रहेगा? भारी मन से उसने कहानियों के उन नायकों के बारे में सोचा जो एक बार में आधी गाय खा सकते थे, मजबूत और बलवान पुरुष जो सजी हुई बड़ी कुल्हाड़ी चलाते थे। एक दिन ऐसा हो जाने के विचार से वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसे अपने रूप की परवाह नहीं थी, लेकिन वह ठंड को दबा नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, इस भयावह दृश्य को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की, फिर भी एक और विचार अथक रूप से सामने आया। अगर वह दिन आ गया तो मास्टर यंग उसे दिन प्रतिदिन कॉपरमैन लेन में फेंक देंगे, और उसे तभी बाहर जाने दिया जब उसका सारा अतिरिक्त वजन कम हो गया। विद्वान को अपने हाथ पीछे करके मुस्कुराते हुए देखकर वांग इनफेंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। धुंधले चिंतन में खोए हुए उसने ध्यान भटकते हुए चावल का डिब्बा खोला तो पाया कि वह लगभग खाली था, जिससे उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। क्या उसने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ नहीं खरीदा था? क्या ऐसा हो सकता है कि चूहे उसके घर में घुस आए हों? वांग इनफेंग ने चावल के डिब्बे में हाथ डालकर उसे हिलाया, लेकिन उसमें एक भी दाना नहीं बचा था। आह भरते हुए उसने कमर से एक सादा सिक्का थैली निकाली, उसे खोलकर अंदर रखे चांदी के सिक्के गिने और एक जानी पहचानी चावल की दुकान की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद बूढ़े दुकानदार की अजीब निगाहों से देखते हुए वांग इनफेंग चावल की एक भूरे रंग की बोरी लेकर बाहर आया। बुजुर्ग दुकानदार ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वह दशकों से चावल की दुकान चला रहा था और उसे अपने पुराने ग्राहक अच्छी तरह याद थे। उस लड़के ने एक बार बताया था कि वह अकेला रहता है, लेकिन क्या उसका खाना पीना बहुत ज्यादा हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी मार्शल कलाकार इतना खाते हों? लेकिन घर पर उस बच्चे ने इतना भी नहीं खाया। अजीब, बहुत अजीब। हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए और कानों तक पहुंचती परिचित आवाज के साथ उसने सुना, बूढ़े ली, मुझे 10 दिन अच्छे चावल दो। बूढ़े आदमी ने अपनी उलझन को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही आ रहा है। डॉट 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 डॉट। वांग इनफेंग ने भोजन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो। उसकी छाती संतुष्टि से फूल रही थी। जैसे ही वह मोड़ पर मुड़ा, उसे अचानक एक खौफनाक हत्या का आभास हुआ। हालांकि यह उसकी ओर निर्देशित नहीं था और काफी छिपा हुआ था। लंबे समय से पीड़ा सहने का आदी वांग इनफेंग की ऐसी आभाओं के प्रति प्रतिक्रिया लगभग सहज हो गई थी। उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और जल्द ही भूरे रंग के कपड़े पहने एक युवक भावशून्य वांग इनफेंग को धक्का देते हुए पास से निकला। युवक ने चलना बंद कर दिया। उसकी काली पुतलियां तेज हो गई थीं, मानो दो बिना म्यान वाली तलवारें, इतनी तेज कि मानो वे लोगों के दिलों और दूर के कोहरे को भी देख सकती हों। उसकी आंखों की शक्ति कुछ सांसों तक ही रही, फिर वह अपने सामान्य शांत स्वभाव में लौट आया। वांग इनफेंग ने बगल से देखा, लेकिन अब वह उस युवक को नहीं देख पाया। लेकिन जिस क्षण वे एक दूसरे से टकराए, अपनी विकसित दृश्य शक्ति से वांग इनफेंग ने उस युवक के चेहरे को साफ साफ पकड़ लिया था। उसकी गर्दन के आसपास की त्वचा में असामान्य बदलाव देखे थे। मास्टर यंग ने उसे एक बार एक मुखौटा दिया था, इसलिए वह समझ गया था कि यह चेहरे के हाव भाव बदलने की एक तकनीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस युवक के चेहरे पर हल्का सा उभार था। युवक ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं,
अपनी असाधारण दृश्य शक्ति और मेडिसिन किंग वैली में अर्जित ज्ञान का उपयोग करते हुए चेहरे के अजीबोगरीब उभारों के आधार पर उसका पुनर्निर्माण किया। शुरू में जो सूक्ष्म उभार थे वे और भी भयावह और स्पष्ट हो गए, जिन पर लगभग 19 निशान थे। वान डेनफेंग ने ऐसा चेहरा पहले भी देखा था, एक पिंग के चेहरे पर। इस समय दोपहर हो चुकी थी और पतझड़ के बाग की बची हुई क्रूरता अभी भी बनी हुई थी। उस पर पड़ रही धूप में थोड़ी गर्मी थी, फिर भी वान डेनफेंग को अपने दिल में एक हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसके मन में 1 महीने पहले के अनुभव फिर से कौंध गए। उसे बच्चों का अपहरण करने वाले राहगीरों और घर में फैले खून के धब्बों की याद आ गई। और वह दुष्ट संप्रदाय संगठन जिससे गोंग ह्यू, जो कि मध्य तृतीय श्रेणी का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, भी बहुत सावधान था। वान डेनफेंग ने कुछ नहीं कहा, केवल मन ही मन उस नाम का उच्चारण किया। डेनफेंग घाटी। एक पल की खामोशी के बाद एक सहज विचार ने युवक के शरीर पर कब्जा कर लिया। वह अकादमी की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे मुड़ गया, उस मंडराते हुए जानलेवा आभामंडल का पीछा करते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, फिर भी उसकी आंतरिक शक्ति पहले ही बेकाबू होकर बढ़ने लगी थी, लगभग उसकी गोल्डन बेल शील्ड को अपने सबसे मजबूत स्तर तक बढ़ा रही थी। डेनफेंग घाटी। इसके द्वार पर शीर्ष मध्य तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ बैठे थे। उनके गुट का हथियार एक दिव्य हथियार की आत्मालय से दूषित था, जो एक तृतीय श्रेणी के ग्रैंड मास्टर को अपराजित रहने पर भी टिक सकता था। उनकी गतिविधियां गुप्त थीं, तथा वे निर्दयी और कठोर थीं। वे जियांगू में एक दुष्ट संप्रदाय के मानक के रूप में जाने जाते थे। युवक के लिए ये बातें अभी भी बहुत दूर की बात थीं। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि इस दुष्ट संप्रदाय के लोग फुफेंग काउंटी शहर में कैसे पहुंच गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे यहाँ फिर से अदृश्य तबाही मचा रहे हों? क्या उनके हाथों में अपिंग जैसे मासूम बच्चे भी फंसे हुए थे? वह अपनी ताकत जानता था और उसने बेपरवाही से इसमें शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। चून की प्रतिद्वंद्वी इस काउंटी शहर में आया था, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास अपनी मजबूतियां और बैकअप जरूर होंगे। लेकिन अगर उसने डेनफेंग घाटी के इस शिष्य को अपनी आंखों के सामने विशाल फुफेंग काउंटी शहर में अपने से दूर जाने दिया, तो शायद वह उन्हें फिर कभी न पा सके। फिर वह अकादमी के प्रभावशाली लोगों को मदद के लिए कैसे राजी कर सकते थे? उसने गुप्त रूप से उनका पीछा करने, उनके ठिकाने का पता लगाने और फिर अकादमी के विभिन्न आचार्यों को सूचित करने का निर्णय लिया। कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पर स्थापित फुफेंग अकादमी निश्चित रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। जब वह मन ही मन ये सोच रहा था, तभी अचानक आगे की ओर जानलेवा आभा तीव्र हो गई। वान डेनफेंग अथक कदमों से चलता रहा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति थोड़ी तेज हो गई, जिससे प्रवाह और बढ़ गया। कोने के पास उसने देखा कि भूरे रंग के कपड़े पहने वह युवक ईंट की दीवार के सहारे झुका हुआ है। उसका भावशून्य चेहरा सीधे उसकी ओर है, उसकी हल्की भूरी आंखें बेजानपन से भरी हैं, और उसने देखा कि उस युवक का हाथ पहले से ही उसकी कमर पर मूठ पर था, थोड़ा सा बल लगाते हुए अपने भयंकर तीखे ब्लेड की थोड़ी सी लंबाई निकाल रहा था। लंबा ब्लेड गुनगुना रहा था, उन बेजान आंखों को प्रतिबिंबित कर रहा था। दोनों वान डेनफेंग को घूर रहे थे। युवक का दिल अचानक रुक गया, फिर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आसपास की गलियों की हलचल मानो पल भर में गायब हो गई, और उसके सामने बस धीरे धीरे म्यान से बाहर निकलता हुआ युद्ध का खंभा रह गया। लगभग तुरंत ही युवक ने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। स्वर्णिम घंटी की झनकार उसके भीतर गूंज उठी, उसके दिल की अराजक धड़कन को ढक गई। बाह्य रूप से देखने पर वह कोई विशेष लक्षण नहीं दिखा रहा था। वह बस एक शुद्ध राहगीर की तरह आगे बढ़ रहा था, तथा उसे युवक के हल्के से खींचे हुए ब्लेड और उसके दुर्भावना का कोई भान नहीं था। 1 कदम, 2 कदम, जब तक वह युवक उस भूरे कपड़े पहने युवक के पास से नहीं गुजरा, जिसने अभी तक वार नहीं किया था, वान डेनफेंग को चैन नहीं मिला। वह बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ता रहा। कॉपरमैन लेन में उसकी समझ उसे बता रही थी कि वह युवक गया नहीं है, बल्कि वह संकरा स्टील का ब्लेड पकड़े हुए उसके 3 कदम पीछे चल रहा है। ये दूरी किसी का सिर कलम करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वान डेनफेंग का दिल थोड़ा डूब गया, ये जानते हुए कि शायद उसने दुष्ट संप्रदाय के इन लोगों को कम करके आंका था। इस समय वह शांत रहा और आराम से कोई पब ढूंढने की सोच रहा था। फिर भी उसे डर था कि कहीं यह व्यक्ति उसकी हरकत को भांप न ले और इसी पल बेरहमी से हमला न कर दे। दुष्ट संप्रदाय के लोग सतर्क होते हुए भी उग्र थे। उन्हें पागल कहना उचित ही था। वे राजा को बचाने के लिए मोहरे की बलि देने में कुशल थे। ऐसी स्थिति में जहां किसी का अपना ठिकाना उजागर हो सकता था, अपने वरिष्ठों और गढ़ को उजागर होने से बचाने के लिए पीछा करने वाले को मारना और अराजकता में भाग जाना समझना मुश्किल नहीं था। दोनों हाथों में भूरे रंग के चावल का थैला था। इस आड़ में युवक के दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां एक साथ मेडिसिन किंग वैली की फिंगर तकनीक का उपयोग करते हुए जोरदार क्यूई से लिपटी हुई थी। इस पद्धति के तहत एक पूर्ण शक्ति वाला प्रहार सोने को काटने और जैड को तोड़ने में सक्षम बस इंतजार कर रहा था कि कब प्रतिद्वंद्वी भड़क उठे, पलटवार करने के लिए, अपने ब्लेड को झटकने के लिए, एक पल में अपनी तलवार खींच लें, वार का जवाब देने के लिए तैयार।
प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी जो आभा प्रकट की थी वह 7वें दर्जे के निर्विवाद स्तर तक नहीं पहुंची थी और निचले तीसरे दर्जे के क्षेत्र के होने के कारण वे अभी भी नश्वर थे और उनके प्राण कमजोर थे। अगर उनके गले में छुरा घोंपा जाता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। दुर्भाग्यवश ऐसी कार्रवाई से सांप चौंक जाएगा और सुराग टूट जाएगा। अपना मन बना चुके और कई लड़ाइयां झेल चुके वान डेनफेंग ने धीरे धीरे खुद को संभाला और लगातार आगे बढ़ते रहे। फिर भी उन्होंने देखा कि उनके पीछे डेनफेंग घाटी का मार्शल कलाकार धैर्य खोता जा रहा था। उसकी हत्या की मंशा और क्रूरता का मिश्रण और भी प्रबल होता जा रहा था। कानों में लंबे ब्लेड के म्यान से रगड़ने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उनका दिल थोड़ा डूब गया। दाहिने हाथ की उंगलियां जोरदार क्यूई को धीरे धीरे बढ़ा रही थीं। एक कदम पीछे खड़े मार्शल कलाकार ने अपनी हथेली को ब्लेड के हैंडल पर पूरी तरह से दबा रखा था। उंगलियां थोड़ी सी हिल रही थीं। 2 कदम ब्लेड धीरे धीरे 1 इंच बाहर निकल आया। उसकी आंखें और अधिक बेजान हो गईं तथा साथ ही वे और अधिक पागल भी दिखाई देने लगीं। 3 चरण हत्या का इरादा हवा में भर गया, फूटने और खून बहाने के लिए तैयार। डेनफेंग घाटी के मार्शल आर्टिस्ट का दाहिना हाथ जोर लगाने को तैयार था। वान डेनफेंग की मांसपेशियां तनावग्रस्त होकर हरकत करने को तैयार थीं। दोनों के बीच का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तभी अचानक बगल से एक जानी पहचानी आवाज आई, वान डेनफेंग, यहाँ यहाँ। उसके पीछे छिपी जानलेवा मंशा अचानक थम गई। वान डेनफेंग ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया तो देखा कि यू वेन, जिससे वो बहुत पहले ही अलग हुआ था, पहली मंजिल पर सड़क किनारे एक सराय में बैठा उसे हाथ हिला रहा था। मेज पर पहले से ही खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी थीं और चॉपस्टिक्स का एक अतिरिक्त जोड़ा वहां रखा था। जाहिर है अभी अभी आया नहीं था बल्कि किसी का इंतजार कर रहा था। पीछे डेनफेंग घाटी के शिष्य ने भी ये दृश्य देखा। वह थोड़ा चौंका। उसकी गुप्त हत्या की मंशा तुरंत वापस ले ली गई। वान डेनफेंग ने अपने पीछे छिपे जानलेवा इरादे में आए बदलाव को भांप लिया और समझ गया कि सामने वाले को लग रहा है कि वह किसी से मिलने आया है, न कि उसकी पहचान का पता लगाने। इसलिए उससे चुप कराने की पागलपन भरी योजना को त्याग दिया। उसका चेहरा बिना बदले अपनी उंगलियों में मौजूद शक्तिशाली क्यूई को चुपचाप बिखेरते हुए यू वेन की ओर चल पड़ा। PS दूसरा अपडेट। जैसे कि वह वास्तव में यूवेन को ढूंढने आया था, वान डेनफेंग के चेहरे पर कोई असामान्यता का संकेत नहीं दिखा क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से लड़की के सामने खाली जगह पर बैठ गया। इस पल भी वह उन दोनों की निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जो शांत होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। यू वेन, जो आमतौर पर अपनी बात जल्दी कह देती थी, को कुछ अनुचित कहने से रोकने के लिए युवक ने बैठते ही बोलना शुरू कर दिया। आगामी मध्य शरद ऋतु पारिवारिक भोज के बारे में मैं सोच रहा था। उसकी आवाज़ स्थिर रही। पारिवारिक भोज के बारे में बात करते हुए यूवेन का ध्यान सचमुच भटक गया था। जैसा कि उसका इरादा था, उसने ये सवाल एक तरफ रख दिया कि वह वहाँ क्यों आया है और अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए उसने कहा, आप पहले ही सहमत हो चुके हैं, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। वान डेनफेंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि मुझे अभी भी कुछ चिंताएं हैं और मैंने सोचा कि आपसे पूछना बेहतर होगा। बातचीत के इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था मानो वे बस दोस्त हों जो खाने पर निकले हों और निजी मामलों पर चर्चा कर रहे हों। विशाल फूफेन काउंटी शहर में ऐसी बातचीत रोजाना अनगिनत बार दोहराई जाती थी, बेहद आम और ध्यान देने लायक नहीं। डेनफेंग घाटी के मार्शल कलाकार ने अपने अंतिम संदेहों को खारिज कर दिया, अपनी निगाहें हटा लीं और किसी भी सामान्य मार्शल कलाकार की तरह आगे बढ़ना जारी रखा। सराय के पास से धीमे कदमों की आहट गुजरी और आगे बढ़ते रहे। वान डेनफेंग ने नजरें नीची कर लीं, मन ही मन 17 अंक गिनते हुए कदमों की आहट रुकती सुनी और फिर लकड़ी की चौखट पर पैर रखने की आवाज़ और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट सुनाई दी। एक क्षण ऐसा आया जब युवक को एहसास हुआ, यही उनका आधार होना चाहिए। नहीं, ये निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन कम से कम 70 से 80% संभावना थी। तभी लकड़ी की मेज पर लगातार दस्तक की आवाज़ अचानक वान डेनफेंग के कानों में पड़ी। उसने ऊपर देखा तो यूवेन थोड़ी भौहें चढ़ाए उसे थोड़ी झुंझलाहट से देख रही थी। हालांकि उसने कन्फ्यूशियस संप्रदाय के गहरे रंग के वस्त्र पहने थे, फिर भी उसके चेहरे पर अब कोई गंभीरता नहीं थी जब उसने उससे कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम अचानक क्यों बेहोश हो गए? युवा मास्टर वान, क्या आप आज मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं? वान डेनफेंग थोड़ा चौंका, उसके चेहरे पर माफ़ी का भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि किसी बात को सबसे अच्छे ढंग से कैसे कहा जाए। स्वाभाविक रूप से वह इस मामले को यूं ही टाल नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर ऐसा लगेगा जैसे वह इसे हल्के में ले रहा है, और न ही वह अपने असली इरादे जाहिर कर सकता था, क्योंकि डेनफेंग घाटी आखिरकार दुष्ट संप्रदाय का ही हिस्सा थी। चूंकि उसे शाओलिन मंदिर का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वान डेनफेंग का इरादा उस लड़की को अपने सामने शामिल करने का नहीं था। उसके विचार तेजी से चल रहे थे और अचानक उसके मन में एक विचार आया जिसने उसे तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
वान दिनफेंग ने चावल का थैला एक तरफ रखते हुए अपने चोगे में हाथ डाला और एक चिट्ठी निकालकर धीरे से मेज पर रख दी। सामने बैठी लड़की के कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा, इस पत्र के स्वामी की पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी, क्या आपको नहीं लगता? यू वेन ये सुनकर सख्त हो गई, उसकी पहले जैसी चिड़चिड़ाहट गायब हो गई। उसने कहा, उसकी नज़रें थोड़ी हट गईं। क्या क्या बात है? आखिरकार यह एक पारिवारिक भोज ही है। वान दिनफेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके सामने खड़ी लड़की अपनी बातों और व्यवहार में बिल्कुल सीधी सादी थी। चूंकि उसके मन में इस मामले को लेकर कोई नकारात्मक विचार नहीं थे, इसलिए उस युवक ने अपनी शंकाएं व्यक्त करते हुए कहा, ये पत्र स्वर्ण मिश्रित स्याही से लिखा गया है। हमारे महान किन में, जो जोऊ राजवंश से चला आ रहा है, रीति रिवाजों और नियमों को बहुत महत्व दिया जाता है। इस तरह की स्याही का इस्तेमाल शायद केवल शाही रिश्तेदारों और कुलीनों द्वारा ही किया जाता होगा, है ना? कुछ मार्शल आर्ट कौशल वाले एक साधारण व्यक्ति के रूप में मुझे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। वान दिनफेंग की आवाज़ रुक गई। उसने आगे बात नहीं की, यह मानते हुए कि चूंकि उसके सामने वाली लड़की फूफेंग अकादमी में पढ़ चुकी है, इसलिए वह निस्संदेह मूर्ख नहीं है। उसने ज्यादा सीधे निहितार्थ कहे ही छोड़ दिए, इस विश्वास के साथ कि सामने वाला पक्ष समझ जाएगा। यू वेन की आंखों में एहसास की झलक दिखाई दी जब उसने वान दिनफेंग की चिंता को समझा। इस युग में ऊंच नीच, शासक शासित और पिता पुत्र के बीच के भेदों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। शाही रिश्तेदारों या अन्य कुलीनों द्वारा सीधे आमंत्रित किए जाने वाले आम लोगों को अक्सर खुशी और चिंता का मिला जुला एहसास होता था और वे किसी छिपे हुए एजेंडे को लेकर चिंतित रहते थे, जो कि सामान्य बात थी। अब हल्का सिरदर्द महसूस करते हुए उसने उसे दिलासा देने के लिए बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। वान दिनफेंग, घबराओ मत। मेरी चाची वाकई बहुत अच्छी हैं, उन लोगों जैसी नहीं जो बाहर से दयालु दिखते हैं। वो यहाँ बस आराम करने आई थीं, और रही बात तुम्हारी तरफ ध्यान देने की, तो ये सब मेरी गलती है। फिर उसने कहानी का मध्य भाग सुनाया कि कैसे उसकी चाची वान दिनफेंग को जानती थीं और उन्होंने उसे आमंत्रित करने का फैसला किया। ये सुनने के बाद वान दिनफेंग को आखिरकार इस मामले के बारे में कुछ स्पष्टता मिली। अचानक उसे याद आया कि इस शाही रिश्तेदार के उसे आमंत्रित करने से पहले ही उसके सामने वाली लड़की उस पर काफ़ी ध्यान दे रही थी। पीछा किए जाने और हमला किए जाने की पिछली घटनाओं को देखते हुए उसे शक हुआ कि शायद वह उसके बारे में कुछ और छिपा रही है। अपनी भावभंगिमा को बनाए रखते हुए उसने इस बात पर पूरा ध्यान दिया। यू वेन, वान दिनफेंग के विचारों से अनजान, उसे थोड़ी बेचैनी से देखते हुए बोली, ऐसा ही है, मैंने अपनी चाची से तुम्हारे बारे में पहले ही शेखी बघार दी है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चूंकि उसके सामने वाली लड़की ने उसे एक झगड़े से बचने में मदद की थी, और हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था, वान दिनफेंग उसके प्रति ऋणी महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि शायद कोई अनहोनी न हो, उसने हाथ उठाकर मेज पर रखा निमंत्रण उठाया, उसे वापस अपने चोगे में रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मैं बिना किसी शर्त के इसे स्वीकार कर लूंगा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर यू वेन थोड़ा स्तब्ध होकर बोले, क्या आप जाने को तैयार हैं? वान दिनफेंग ने सहमति में सिर हिलाया और अचानक देखा कि दो निगाहें उस पर पड़ रही हैं, हालांकि उनमें न तो कोई दुर्भावना थी और न ही मारने का इरादा। उसने सहज ही मुड़कर देखा और सराय की रसोई के दरवाजे पर काले कपड़े पहने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। उस समय उसके हाथ में शराब का एक छोटा सा जार था और वह उसे और यू वेन दोनों को लगातार घूर रहा था। चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा था और उसकी आंखों में भ्रम, अविश्वास, दर्द, पछतावा, क्रोध और अंततः असहाय त्याग की भावना झलक रही थी, जो अंततः अलगाव और वीरानी में बदल गई, जिससे युवक कांप उठा और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह नहीं जानता था कि अजनबी ने इतने कम समय में ऐसा क्या सोच लिया कि उसके चेहरे पर इतने जटिल और सूक्ष्म परिवर्तन आ गए। तभी यू वेन ने भी वान दिनफेंग की असामान्य प्रतिक्रिया देखी और उस युवक की नज़रों का पीछा करते हुए उस लबादाधारी व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह हाथ हिलाते हुए उठी और पुकारा, भाई डिंग सांग, यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। वान दिनफेंग को तभी एहसास हुआ कि यही वह व्यक्ति होगा जिसकी मुलाकात यू वेन ने तय की थी। काले कपड़े पहने युवक डिंग सोंग ने शराब का जार गले लगाया और उसके पास चला आया। उसका चेहरा सामान्य हो गया था। उसकी भौहें तीखी और आंखें साफ थीं। उसका कद काफी ऊंचा था पर रूखा नहीं, उत्तरी प्रांत के नायकों की विशिष्ट दुखद भव्यता का भाव लिए हुए, और वह मेज पर बैठ गया। इस बीच यू वेन ने उसके हाथों से शराब का जार छीन लिया और बुदबुदाया, भाई डिंग सांग, आप इतने धीमे क्यों हैं? डिंग सोंग ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया, माफी मांगी, और फिर उसकी नज़र वान दिनफेंग पर पड़ी। मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समय से इसे चुन रहा था, लेकिन वाई। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने युवक के दाहिने पैर पर रौंद दिया।
हालांकि लड़की मजबूत थी, डिंग सोंग अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को बचाना नहीं चाहता था और उसे चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसे सिर्फ अपने पैर की उंगलियों से दर्द सहना पड़ा। उसका चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया और चोट के निशान दिखाई देने लगे। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि लड़की गर्व से मुस्कुरा रही है और उसके लिए ड्रिंक डालने के लिए खड़ी हो गई है और कह रही है, भाई डिंग सोंग, मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए। यह मेरी गलती है। ये शराब का गिलास माफ़ी मांगने का मेरा तरीका है। कन्फ्यूशियस संप्रदाय के विशिष्ट गहरे रंग के वस्त्र पहने उसका व्यवहार शालीन और सुंदर था। ठीक उसी समय उसका दाहिना हाथ शराब के छोटे बर्तन को उल्टा पकड़े हुए था। उसके बाएं हाथ की उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं और वह अपनी लंबी आस्तीन को बड़ी खूबसूरती से संभाल रही थी। उसका आकर्षण अद्भुत था, उसकी सामान्य स्पष्टवादिता का कोई निशान नहीं था। ऐसा करते हुए उसने अपना चेहरा झुकाया और उस युवक को कठोरता से घूरने लगी जिसके होंठ हल्के से फड़क रहे थे। उसने लड़की की आंखों में स्पष्ट रूप से इरादा पढ़ लिया। यदि आप एक शब्द भी कहने की हिम्मत रखते हैं, तुम निश्चित ही मर चुके हो। नहीं, आप पहले ही मर चुके हैं। डिंग सोंग ने असहाय होकर स्वीकृति में सिर हिलाया, लड़की को शराब पिलाते हुए देख रहा था। उसका दिल युद्ध के नगाड़े की तरह धड़क रहा था, फिर भी उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर अपनी असामान्य स्थिति को छुपा लिया। उसकी आंखों में गहरी प्रशंसा छिपी थी और फिर से उसने सोचा कि क्या मिस युवेन ने उसे अपनी पहचान न बताने देने की वजह ये युवक तो नहीं था। अचानक उसका मन अजीब अजीब विचारों से भर गया। वांग एनफेंग एक तरफ बैठे हुए अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख रहे थे और अचानक उन्हें कुछ अनावश्यक सा महसूस हुआ। उस समय जैसे ही लड़की ने शराब डालना समाप्त किया और वांग एनफेंग को संकेत दिया, युवक ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मालिक मुझे शराब पीने की इजाज़त नहीं देता। युवेन ने निराशा में कुछ शब्द बुदबुदाए कि महान किन के एक आदमी को कैसे पीना चाहिए, और युवक ने वांग एनफेंग की ओर देखते हुए कहा, मैं डिंग सोंग हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कैसे संबोधित करूँ, भाई? तब तक वांग एनफेंग ने अपने सामने खड़े युवक को ध्यान से देखा था और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी यह जान पहचान कहाँ से आई थी। उसके सामने खड़ा डिंग सोंग ही वह शख्स था जिसने किंगफेंग किनारे से फूफेंग काउंटी शहर लौटते समय मास्टर फूमो की गाड़ी से किसी और के लिए वार झेला था। उस दिन उस युवक के शब्दों और हरकतों को याद करते हुए वांग एनफेंग ने थोड़ा स्नेह महसूस किया और सलामी के साथ जवाब दिया, मैं वांग एनफेंग हूँ। ये सुनकर डिंग सोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वांग एनफेंग। उसके मन में अचानक वह बरसाती दिन याद आ गया जब युवेन ने फ्लाइंग ईगल के पैर से एक चिट्ठी उसकी विषय वस्तु सहित निकाली थी। उस दिन उसने खुद से झूठ बोला था कि वह एक लड़की है, लेकिन जो व्यक्ति उसने देखा वह वास्तव में एक सुंदर युवक था, लगभग मिस युवेन की ही उम्र का। और भी अधिक निराश महसूस करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पहले के विचार वास्तविकता में बदल गए थे, और मिस युवेन द्वारा आज उसे आमंत्रित करना संभवतः इस बात का संकेत था कि उसके दिल में कोई है। उसके मन में विचार उमड़ने लगे। उसने धीरे से आह भरी, फिर वांग एनफेंग के कंधे पर जोर से थपथपाया और चुपचाप सिर हिलाया। उस युवक की गहरी आंखों में वांग एनफेंग ने आशीर्वाद और त्याग का एक जटिल मिश्रण देखा, संघर्ष और स्वीकृति को पहचाना। वह थोड़ा कांप उठा, मानो भागने का मन कर रहा हो। भाई डिंग सोंग क्या सोच रहे होंगे, मैं क्यों पूरी तरह से अनजान हूं? उसे बिना कुछ बताए सहजता से अपना सिर घुमाते देख युवक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। PS, ये दिन का पहला अपडेट है, समर्थन की बहुत सराहना की जाएगी। सलाम। वांग एनफेंग को नहीं पता था कि वह कैसे टिके रहे। पहली बार उसे लगा कि उसका अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है। अगर उसे यह चिंता न होती कि डैनफेंग घाटी का कोई मार्शल आर्टिस्ट कहीं छिपा बैठा है, किसी भी गड़बड़ी का पता लगाकर सब कुछ बर्बाद कर सकता है, तो वह कब का भाग गया होता। खाना खत्म करने के बाद वांग एनफेंग और डिंग सोंग युवेन सराय के मुख्य द्वार पर अलग हो गए। युवक ने दोनों को साथ साथ जाते देखा, फिर मुड़कर भीड़ में घुल मिल गया और अपनी गति आधी कर ली जब पहले लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने नजरें नीची कर ली और मन ही मन 34 तक गिनती गिनने लगा। बिना मुड़े उसने अपनी आंख के कोने से जल्दी से एक पुरानी सराय देखी। उसे एक घिसी पिटी दहलीज और दरारों वाली एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी, जिस पर एक जवान नौकर तांबे का कटोरा और तौलिया लिए तेजी से सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ एक अप्रिय चरमराहट की आवाज़ निकाल रहा था। उसने अपनी नज़रें हटा लीं। आसपास खड़े लोगों को वह युवक भी कुछ अलग नहीं लगा। आगे बढ़ रहा था, हालांकि उसकी गति थोड़ी धीमी थी, मानो उसने ज्यादा खा लिया हो। वांग एनफेंग सीधे अकादमी वापस नहीं गए। इसके बजाय वे बगल की एक दवा की दुकान में गए, कुछ सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी और कुछ अन्य चीजें खरीदी, फिर वापस अकादमी लौट गए। जब तक नीली शर्ट वाला ये युवक भीड़ में गायब नहीं हो गया, तब तक चिकनी दहलीज और पुरानी सीढ़ियों वाली सराय में खिड़की के पास झुका हुआ एक भूरे रंग का युवक अंततः मुड़ा। उसका दाहिना हाथ कमर पर लगे लंबे पतले चाकू की मूठ से हट गया।
उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और मन ही मन हाल की घटनाओं को याद करने लगा। जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी वह वास्तव में उन दोनों से परिचित था। जब वह बाहर आया तो उसकी गति पहले की अपेक्षा बहुत धीमी थी। मन ही मन कई बार सोचने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कुछ छूट न जाए, उसके शरीर में मौजूद ठंडी आंतरिक क्यूई ने अपना संचार धीमा कर दिया। उसकी नाड़ियों में अनगिनत महीन पपड़ियों जैसा दर्द आखिरकार शांत हो गया और उसने सराय पर एक नज़र डाली, फिर मुड़ गया, शायद थोड़ा और सुकून महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। युवा तो नहीं है लेकिन बहुत खाता है। वह वापस मुड़ा और मेज़ पर बैठ गया, अपने लिए गर्मागर्म चाय का प्याला बनाया और प्याले को दोनों हाथों से थामे हुए चाय का तापमान धीरे धीरे कम होता महसूस कर रहा था। उसने अंबर रंग की चाय को अपने साधारण चेहरे पर प्रतिबिंबित होते देखा और मन ही मन फुसफुसाया, वह सचमुच मारे जाने लायक है। उसने अब ठंडी हो चुकी चाय की चुस्की लेने के लिए अपना हाथ उठाया। हत्या करने की तीव्र इच्छा थोड़ी कम हो गई। अचानक एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या उसका पता चल गया है? आदमी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखें और भी अधिक बेजान हो गईं। जहां से आवाज़ आई थी वहां लकड़ी के दरवाजे के पास लगभग 25-26 साल का एक युवक खड़ा था, जो डेनफेंग घाटी का एक हत्यारा भी था। हालांकि उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने हल्के नीले रंग का विद्वान का चोगा पहना हुआ था और कमर पर एक काले रंग का जेड पेंडेंट लटक रहा था। वह शिष्ट और शालीन लग रहा था, किसी हत्यारे जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि एक विद्वान जैसा जिसे कविता और चांदनी रातें पसंद थीं। भूरे रंग के कपड़े पहने युवक ने उसकी ओर एक नज़र डाली और नज़रें फेर लीं। उसका शरीर कपड़ों के नीचे दबा हुआ था, उसकी आवाज़ भारी थी और वह दिखने में भी साधारण थी, जिसे याद रखना किसी के लिए भी मुश्किल था। उसने कहा, नहीं। विद्वान वस्त्रधारी युवक ने उसे घूरा और स्थिर चाल से आगे बढ़ा, जो दूसर वस्त्रधारी युवक के बढ़ते दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। युवक ने दबी हुई सांस में खांसी, एक चुभती हुई ठंड का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर था और जोर से दबा रहा था। विद्वान वेशधारी युवक अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा, उसका चेहरा दोस्ताना और बेफिक्र था। जैसे ही हंसी थमी, उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कान के पास आकर कहा, तो फिर यही सबसे अच्छा है। इस बार व्हाइट टाइगर हॉल के साथ हमारा गठबंधन बहुत बड़ा है और कई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। हम वाकई कोई दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? हा हा हा। वह फिर हंसा, अपने दाहिने हाथ से कंधे पर कुछ बार जोर से थपथपाया, आंख मारते हुए बोला, आज रात चलो आनंद की नाव पर चलते हैं, ओरान को गाते हुए सुनते हैं और फिर हे लड़के, क्या तुम भी साथ चलना चाहते हो? भूरे वस्त्र पहने युवक ने कोई उत्तर न देते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। विद्वान वेशधारी युवक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और चला गया। डॉट 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 फूफेन काउंटी, उत्तर मार्शल स्टेट सिटी। विशाल पेंग गैंग मुख्यालय। पिछले कुछ दिनों में विशाल पेंग गिरोह की पहले से ही काफ़ी ताकत बाहरी तौर पर अपने द्वारा अर्जित विभिन्न व्यवसायों को मजबूत करने पर केंद्रित हो गई थी। हालांकि गुप्त रूप से उन्होंने विभिन्न काउंटी शहरों में अपने लोगों को संगठित करके कई वस्तुएं इकट्ठा की, जिनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट की गुप्त नियमावलियां थीं। चाहे वह जियांगू में ज्ञात निम्न गुणवत्ता वाला कठिन कुंग-फू हो या विभिन्न हथियार तकनीकें और मुट्ठी के वार, तलवार सूत्र और ब्लेड शास्त्र हों, वे गुणवत्ता से अधिक मात्रा की मांग करते थे। उन्होंने 100 से अधिक खंड एकत्रित किए थे। गिरोह का नेता गोंगसुन जिंग पूरी तरह तल्लीन होकर अपने हाथों में तलवारबाजी की पुस्तिका पलट रहा था। इस विशाल दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। इतिहास के दौरान कुछ मार्शल कौशलों ने अपना असली रूप खो दिया है, उनके अद्भुत तत्व लुप्त हो गए हैं और केवल तकनीकों का ढांचा ही बचा है, जैसे कि उनके हाथ में किंगफिंग तलवार तकनीक। अंदर की तकनीकें सरल थीं और बदलावों में कुछ भी असाधारण नहीं था। अगर कोई सिर्फ इन तकनीकों के आधार पर आकलन करे तो ये किसी भी सामान्य मार्शल आर्ट स्कूल की तुलना में बस थोड़ी ही बेहतर थीं। हालांकि समग्र रूप से देखने पर आंतरिक निहितार्थ गहरे थे, जो इसकी अनूठी शैली को दर्शाते थे, न कि किसी साधारण सामग्री को। अगर कोई गुरु अपनी मार्शल आर्ट की मूल भावना का इस्तेमाल करके तलवार की इन तकनीकों को पूरा करे तो यह एक बेहतरीन तलवार तकनीक बन सकती है, जो साधारणता के बीच भी सच्चे अर्थ प्रकट करती है और निचले तीसरे दर्जे में अपना दबदबा बनाने में सक्षम है। अगर कोई लॉन्गमेन दर्रा पार करके मध्य तीसरे दर्जे में भी कदम रख दे तो भी अगर कोई मार्शल कलाकार इस तलवार तकनीक में अपनी समझ जोड़ सके तो पता नहीं वह कितना आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ड्रैगन प्रमुख नेता से ऐसा कार्य क्यों होगा? वह आदमी उलझन में पड़कर अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ने लगा। यहाँ तक कि मध्य तृतीय श्रेणी के भीतर सबसे शानदार तलवारबाजी भी ऊपरी तृतीय श्रेणी तक पहुँच चुके ग्रैंड मास्टर के लिए मामूली बात थी। एक नया सेट बनाने के लिए अपने मार्शल आर्ट के अनुभव के आधार पर आधा दिन खर्च करना मुश्किल नहीं था। क्या ये चीज़ उनके लिए उपयोगी होगी? गोंगसुन जिंग अपने विचारों में डूब गया।
क्या इसका उद्देश्य शिष्यों को प्रशिक्षित करना था? नहीं, ये पूरी तरह अनावश्यक था। या फिर क्या ये कुछ अनोखे दिव्य कौशल विकसित करने के लिए था और दुनिया के सभी प्रत्यक्ष युद्ध कौशलों का अवलोकन करने के लिए? पुराने से कुछ नया करने और आगे छलांग लगाकर एक मजबूत क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए। गोंगसुन जिंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उन्हें इस संभावना पर अधिक विश्वास हो गया। ये सर्वविदित है कि साधना के लिए न केवल प्राकृतिक प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि असाधारण शारीरिक गठन और सौभाग्यशाली अवसरों की भी आवश्यकता होती है। निम्न स्तर की साधना वाले मार्शल कलाकारों के पास ऐसी तकनीकें या मार्शल अंतर्दृष्टि हो सकती है जो उच्च तृतीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर को भी चकित कर सकती है। शायद ये थोड़ा सा ही था, लेकिन यदि वे इन तकनीकों को एक उच्च तृतीय श्रेणी ग्रैंडमास्टर के दृष्टिकोण से जटिल को सरल बनाकर और पुराने को नया रूप देकर एकीकृत कर सकें, तो यह अनिवार्य रूप से एक अभूतपूर्व मार्शल आर्ट शास्त्र का निर्माण करेगा। एक व्यक्ति के ताओवादी फल को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों का ज्ञान इकट्ठा करना। ड्रैगन हेड लीडर के इरादों को भांपते हुए गोंगसुन जिंग मन ही मन हौंफने लगा। उसके चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसे लगा कि इस ड्रैगन हेड लीडर की विशाल महत्वाकांक्षा और असाधारण दूरदर्शिता अभूतपूर्व थी, किसी भी साधारण अपर थर्ड रैंक ग्रैंडमास्टर से तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही वह इस संगठन के असली उद्देश्य को लेकर और भी अनिश्चित हो गया। तभी दरवाजे के बाहर से एक गहरी पुरुष आवाज आई जो कह रही थी, गैंग लीडर, खबर है। गोंगसुन जिंग अपने होश में आया, अपने हाथ में मैनुअल बंद किया और बोलने से पहले उसे मेज पर रख दिया। अंदर आएं। हाँ, प्रतिक्रिया के बाद एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी बाहर से आया। उसका चेहरा थोड़ा उत्तेजित था। उसने मुट्ठी बांधकर गोंगसुन जिंग का अभिवादन किया और कहा, गैंग लीडर, जिस खोए हुए खजाने पर आपने हमें नजर रखने का निर्देश दिया था, उसमें एक सुराग मिला है। पुनश्च दूसरा अद्यतन। गोंगसुन जिंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उसने खोए हुए खजाने को जेड पट्टिका पर अपेक्षाकृत प्रमुख स्थान पर रखा था, जिसका मूल्य विशेष रूप से कीमती नहीं था, लेकिन इसे पाना मुश्किल था। इसके लिए किसी संयोग की आवश्यकता थी। उसने बहुत पहले ही अपने अधीनस्थों को उत्तरी मार्शल राज्य में इसकी खोज के लिए लगा दिया था और आज ही उन्हें इसका परिणाम मिला था। उसने अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस की और यह कहते हुए उसके चेहरे के भाव स्पष्ट हो गए। विस्तार से बोलो। ये सुनकर उस हटे कट्टे आदमी ने अपना सिर उठाया और आदरपूर्वक कहा, हम भाइयों ने विशाल उत्तरी मार्शल राज्य की खोज की और यहाँ तक कि अति सुंदर प्राचीन वस्तुओं के मंडप में भी इसका कोई पता नहीं चला। हालांकि एक जैड की दुकान में हमें एक सुराग मिला। ये वास्तव में एक संयोग है। भाइयों को जैड का एक बढ़िया टुकड़ा मिला जिसे वे कुछ चांदी के सिक्कों के बदले बेचना चाहते थे, और संयोग से उनकी मुलाकात उस दुकानदार से हुई जो उस मनके के बारे में सोच रहा था। गहरी पूछताछ करने पर पता चला कि यह वास्तव में खोया हुआ खजाना है और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ काफ़ी स्टॉक है। ये सुनकर कि वहाँ खोया हुआ खजाना काफ़ी हो सकता है, गोंगसुन जिंग को खुशी का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने मेज़ पर हल्के से अपनी उंगली थपथपाई और पूछा, क्या वह दुकानदार पाक साफ है या उसका किसी गिरोह या कुलीन वर्ग से संबंध हो सकता है? एक गिरोह के सदस्य के रूप में वह इन मामलों को बहुत महत्व देता था, एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा, खासकर अब एक गुट के मुखिया के रूप में। उसे अपने कार्यों पर सावधानी से विचार करना पड़ता था, क्योंकि उसकी ओर से अनजाने में किया गया कोई भी कदम नीचे के लोगों की कई प्रतिक्रियाओं को भड़का सकता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में क्षेत्र और व्यवसाय पर कब्जा करने के ठीक बाद वह विशेष रूप से सतर्क था। ऐसा लग रहा था कि उस हटे कट्टे आदमी को इस सवाल का अंदाजा हो गया था, और उसने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा, गिरोह के नेता, कृपया निश्चिंत रहें। ये दुकान एक पुराना ब्रांड है। यह उस गली में लगभग 50 या 60 सालों से है। मूल मालिक 60 साल से ज्यादा उम्र का था और उसने दुकान का प्रबंधन बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वह देहात में सेवानिवृत्त हो गया था। हालांकि वह एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन किसी कारण से उसने कभी शादी नहीं की, उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसने दुकान अपने दूर के भतीजे को सौंप दी, जो भी दयालु स्वभाव का है। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि यह निश्चित रूप से कोई गिरोह का मामला नहीं है। ये सुनकर गोंगसुन जिंग ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे उसकी ज्यादातर चिंताएं कम हो गईं। उसके सामने वाला आदमी 5-6 सालों से उसके साथ था। दिखने में तो ठीक था, पर उसका दिमाग तेज और नाजुक था। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही थी, फिर भी गोंगसुन उसे अपना दाहिना हाथ मानता था, और वह भी यूं ही नहीं। उसने एक पल सोचा, फिर उठकर कुछ आदेश दिए। घोड़े पर सवार होकर उस छोटे से भले को कंधे पर रखकर वह हट्टा कट्टा आदमी उत्तरी मार्शल स्टेट सिटी से बाहर निकल गए। दोनों पुरुषों में एक खास दर्जे की आंतरिक शक्ति और मार्शल बॉडी थी, जो आम लोगों से अलग थी, और वे सरपट दौड़ते घोड़ों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। लगभग 2-3 घंटे तक आधिकारिक सड़क पर तेजी से सवारी करते हुए वे नॉर्थ मार्शल स्टेट सिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक काउंटी में पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़ों की गति धीमी करने के लिए लगाम कसी और लगभग 15 मिनट बाद उस हटे कट्टे आदमी ने कहा,
गैंग लीडर, हम आ गए हैं। गोंगसुन जिंग ने धीरे से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और ऊपर देखा तो एक शांत नीले पत्थर की गली दिखाई दी, जिसमें कई दुकानें थीं, जिनमें से एक को स्टोन हॉल कहा जाता था, जो एक प्राचीन आकर्षण से भरपूर थी। लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था, जिससे फूलों की कुछ टहनियाँ और एक आराम कुर्सी दिखाई दे रही थी, जिस पर एक लंबा चोगा पहने एक युवक बैठा था। लगभग 27 या 28 साल का, साफ सुथरा चेहरा और पतली आंखों वाला, हंसते हुए उसकी मुस्कान सौम्य थी। एक हाथ से वह एक पुरानी किताब को उंगलियों से दबा रहा था। उसका पूरा व्यवहार काफी आकर्षक था और पुरानी पत्थर की गलियों की गहराई को दर्शाता था। वह हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसते हुए अपने घोड़े से उतरा। दुकानदार, दुकानदार, तुम्हारा भाई फिर आ गया है, क्या माल अभी भी यहीं है? युवक ने उसकी बातें सुनकर ऊपर देखा और मुस्कुराया। आह, ये हॉल मास्टर वांग है। माल, आह, आपका मतलब है वो खोया हुआ खजाना। वह आलस से आराम कुर्सी से उतरा, पैर पसारते हुए और आहें भरते हुए। बेशक, वे अभी भी यहाँ हैं। ये खोए हुए खजाने शायद बहुत उपयोगी न हो और उनकी सामग्री औसत दर्जे की हो, लेकिन उनकी दुर्लभता ही उन्हें महंगा बनाती है। उन्हें बेचना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या इस बार आप कोई ग्राहक लेकर आए हैं? फिर उसने काले घोड़े पर बैठे गोंगसुन जिंग की ओर देखा, मुस्कुराते हुए और कहा, क्या ये सज्जन यहाँ हैं? मैं गु युझाई हूँ, आपकी सेवा में। गोंगसुन जिंग ने उस युवक का रूप देखा। उसका व्यवहार थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। अपने गंभीर और बिना मुस्कुराए चेहरे को बनाए रखते हुए वह घोड़े से उतरा, मुट्ठी और हथेली से सलामी देकर अभिवादन किया। मैं गोंगसुन हूँ और मैंने मिस्टर गु को देखा है। युवक ने अपना सिर हिलाया और पुरानी किताब को लापरवाही से कुर्सी पर वापस फेंक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारा करते हुए कहा, मैं एक विनम्र देशवासी हूँ, श्रीमान की उपाधि के योग्य नहीं हूँ। यदि मास्टर गोंगसुन को कोई आपत्ति न हो तो कृपया अंदर आ जाइए। यद्यपि मेरे पास शराब नहीं है, फिर भी फूल हैं, किताबों और स्याही की खुशबू है, और गले को तर करने के लिए हल्की चाय का एक कप है। गोंगसुन जिंग ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, मैं आप पर थोप रहा हूँ, महोदय। उसके चेहरे पर उत्तरी मार्शल राज्य के अग्रणी गिरोह के नेता का धैर्य था, लेकिन उसके दिल में वह ऐसे लटका हुआ था जैसे किसी चट्टान के किनारे पर एक भी गलत कदम का मतलब हड्डियों के टूटने से हो सकता था। उसने उस युवक को पहले भी देखा था। उसने सचमुच उसे पहले भी देखा था। गु युझाई ने दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर खुद भीतरी कमरे में गया और चाय की केतली और प्याले लेकर लौटा और उनके लिए चाय परोसी। उठती भाप और फूलों की हल्की सी खुशबू ने युवक के चेहरे को धुंधला कर दिया, जिससे गोंगसुन जिंग की नज़रों में वह 10 साल पहले वाले लड़के से मिल गया। उस दिन की लड़ाई जनरल का पीछा करने के बाद से उसके सामने आई सबसे खतरनाक स्थिति थी। इसीलिए इतने बसंत और पतझड़ बीत जाने के बाद भी वह अपने सामने खड़े उस युवक का चेहरा कभी नहीं भूल पाया था। उस समय वह महान किनलॉह घुड़सवार सेना में एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में काम करते थे। उनका चेहरा लोहे के कवच के पीछे छिपा रहता था, जिससे उनका चेहरा कभी भी प्रकट नहीं होता था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक शांत और गंभीर स्वभाव का युवक था। इस पत्थर के कक्ष का मालिक, वही पागल युवक जिसने महान के नश्वा कृपाण धारण किया था और लौह घुड़सवार सेना के 5 श्रेणी के योद्धाओं को मार डाला था, और एक दुष्ट संप्रदाय के गुरु का शिष्य भी था, जिसने 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले ही 5वीं श्रेणी का पद प्राप्त कर लिया था, जो आसपास के राज्यों में एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। 10 साल बाद के वर्तमान की तो बात ही छोड़िए। ऊपरी तीसरे रैंक तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन चौथे रैंक मार्शल ताओवादी क्षेत्र तक पहुंचना कल्पना से परे नहीं था, विशेषकर जब किसी शक्तिशाली बल का समर्थन प्राप्त हो। गोंगसुन जिंग के विचार तेजी से घूम रहे थे। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। हालांकि वह तनाव में था, फिर भी उसे डर नहीं लगा। भय का विचार भी उसके मन में नहीं आया, जिससे उसका मन स्पष्ट और निश्चिंत बना रहा। उन्होंने पाया कि उनकी सामना करने की क्षमताएं अधिक मजबूत हो गई हैं। उन अविश्वसनीय घटनाओं का अनुभव करने के बाद, उस भयानक भले का सामना करने के बाद, ग्रीन ड्रैगन के सिर को देखने के बाद, और अपने स्वयं के हॉल मास्टर का सामना करने के बाद, छिपे हुए मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट अब उसके दिल में आतंक पैदा नहीं कर सकते थे। एक गुप्त जियांगहू बल, क्या हर कोई ऐसा नहीं है? जब उस आदमी ने साफ चाय की चुस्की लेने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। निराशा और अदम्य अभिमान के इस मिश्रण के बीच लेन देन पूरा होने तक एक भी खामी उजागर नहीं हुई। चाय का प्याला नीचे रखते हुए उसने अपने कपड़ों के भीतर से महान किन प्राचीन जिन राज्य द्वारा जारी एक चांदी का नोट निकाला और उसे गु युझाई के हाथों में देते हुए कहा, ये चांदी के नोट शायद अपर्याप्त हैं, शेष अंतिम भुगतान आज आपको दे दिया जाएगा। युवक ने हंसते हुए नोट स्वीकार किए, अपना अंगूठा गीला किया और ध्यान से उन्हें गिनने लगा। उसका व्यवहार और भी दोस्ताना हो गया। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान थी जब उसने गोंगसुन जिंग और उसके साथियों को दरवाजे से बाहर जाते देखा। उन्हें जाते हुए देखने के बाद ही वह मुड़ा और वापस अंदर गया।
दोपहर हो चुकी थी, ये समझते हुए उसने एक छोटा सा लोहे का बर्तन उठाया और दुकान के पीछे छोटे से आंगन में उंगली के आकार की छोटी छोटी मछलियां उबाल दी, जिससे हवा उनकी खुशबू से भर गई। तभी हल्की सी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई और आंगन के ऊपर से आवारा बिल्लियों के सिर झांकने लगे। काली, सफ़ेद, चित्तीदार और नारंगी रंग की बिल्लियां नीचे उतरकर उसके पीछे एक लंबी कतार में खड़ी हो गईं, तो युवक की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। अपनी पूंछें धीरे से उठाकर युवक ने मछली पकाना समाप्त किया, धूप में एक सरल, साफ मुस्कान के साथ मुड़ा और एक एक करके बिल्लियों को मछलियां खिलाता गया। वह काफ़ी संतुष्ट लग रहा था। दूसरी ओर गोंगसुन जिंग एक काले घोड़े पर सवार होकर अपने अधीनस्थ के साथ तेज गति से दौड़ रहा था। उसकी आंखें याद करते हुए सिकुड़ गईं, एक लंबी कृपाण लिए हुए उस युवक की छवि, जिसकी आंखें पागलपन से लाल हो गई थीं, उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई और उसके भीतर हत्या करने की एक भयानक इच्छा अनियंत्रित रूप से उठी। ये सिर्फ उस युवक के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसके गुरु और उनके पीछे के दुष्ट संप्रदाय के खिलाफ भी था। व्हाइट टाइगर हॉल। PS आज का पहला अपडेट। फुफेंग काउंटी शहर, फुफेंग अकादमी। वान वेनफेंग का व्यवहार शांत था। जब तक उन्होंने फुफेंग अकादमी में कदम नहीं रखा, तब तक उन्होंने कुछ हद तक सहजता महसूस की और उनकी आंतरिक शक्ति का त्वरित संचार धीमा हो गया। 3 महीने पहले मो परिवार के अराजक वुक्सिन ने विंड कैरेक्टर टॉवर के बाहर उस पर हमला किया था, लेकिन आखिरकार वुक्सिन मध्य तृतीय श्रेणी का एक मार्शल कलाकार था और उसके मो परिवार के दर्जे को देखते हुए, अगर वह डैनफेंग घाटी जैसे दुष्ट संप्रदाय का कोई व्यक्ति होता जो अकादमी के धर्मग्रंथों के संरक्षक की हत्या करने का साहस करता और नक्षत्र रैंकिंग सूची की 10वीं रैंक वाली फुफेंग अकादमी तक उसका पीछा करता, तो यह न केवल अतिवाद होता बल्कि सरासर पागलपन होता। अपनी लकड़ी की झोपड़ी में वापस आकर युवक ने मन ही मन विचार करते हुए बोरी से चावल बर्तन में डाला। उन्होंने मूलतः उस सराय का स्थान निर्धारित कर लिया था जहां डैनफेंग घाटी का मार्शल कलाकार छिपा हुआ था। फिर भी उसके मन में अभी भी कई शंकाएं थीं। पहले उसका गुप्त रूप से पीछा करते हुए, हालांकि कोई वास्तविक और भीषण लड़ाई नहीं हुई थी, फिर भी निहित खतरे किसी जीवन मरण की लड़ाई से कम नहीं थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि उस दुष्ट संप्रदाय के ये अनुयायी जिन्हें उस काउंटी में भेजा गया था, उस स्तर के नहीं थे जैसे उसने पहाड़ी डाकुओं और लुटेरों में देखे थे। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उनके दिमाग बहुत चतुर थे। इससे भी अधिक, चाहे वह मास्टर लीबाई की शिक्षाएं हों या सर यंग के कभी कभार कहे गए शब्द, जियांगू में ऐसे दुष्ट संप्रदायों के अनुयायी कभी भी एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुकते थे। एक प्राचीन कहावत है, अनाड़ीपन में कौशल छिपाओ, प्रकट करने के लिए अस्पष्टता का उपयोग करो, प्रदूषण में शुद्धता का संकेत दो तथा अधीनता को प्रभुत्व में बदल दो। वास्तव में संसार में भ्रमण करना एक बर्तन के समान है जिसमें स्वयं को 3 बिलों के समान छिपाना होता है। इन दुष्ट संप्रदायों के मार्शल कलाकारों को, जो जियांगू में गिरते पड़ते बचे हैं, जीवन रक्षक सिद्धांतों को उससे बेहतर समझना चाहिए। इस समय तक उसे अभी भी फुफेंग काउंटी शहर में प्रकट हुए इस दुष्ट संप्रदाय के मार्शल कलाकार का उद्देश्य समझ नहीं आया था, क्योंकि उसने उसे आज संयोग से ही देखा था। हालांकि उसके चारों ओर फैली हत्या की आभा और चुपचाप उसका पीछा करते हुए किसी भी असहमति पर किसी का भी सिर काटने को तैयार रहने का व्यवहार निस्संदेह उसे एक बात बता रहा था। डैनफेंग घाटी का यह मार्शल कलाकार फुफेंग काउंटी शहर में आराम से घूमने नहीं आया था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए वह आंखें मूंद नहीं सकता था। एपिंग की घटना युवक की आंखों के सामने बार बार घूमती रही। यदि वह इस स्थिति में होता तो संभवतः वह उसी दिन किसी अन्य सराय में चला जाता, अपने सारे कपड़े बदल लेता, नया मुखौटा पहन लेता, अपनी गंध छिपाने के लिए जड़ी बूटियों से खुद को ढक लेता, कई दिनों तक बिना दिखाई दिए छिपा रहता और विशाल फुफेंग काउंटी शहर में घुल मिल जाता। तब तक किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसका रूप, पहचान और स्थान सब कुछ पूरी तरह बदल चुका हो, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा, जिसकी कठिनाई की कल्पना कोई भी कर सकता है। इन विचारों के साथ वान वेनफेंग के दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। इस समय बोरी में अनाज खत्म हो गया था और युवक ने लापरवाही से उसे पास की मेज पर रख दिया। कुछ कदम चलने के बाद जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया। वह घूमा, चावल की बोरी उठाई, उसके प्रत्येक कोने को अपने हाथों से पकड़ा और कुशलता से उसे कंटेनर की ओर हिलाया, जिससे चावल के कुछ दाने फिर से बाहर आ गए। चावल की बोरी पर हाथ फेरते हुए सब कुछ अपनी जगह पर ठीक से रखा हुआ था, जाहिर है उसमें एक भी दाना नहीं बचा था। वान वेनफेंग ने फिर सिर हिलाया, चावल के डिब्बे को कसकर बंद कर दिया ताकि कोई चूहा अंदर न घुस सके, बोरी को कई बार मोड़ा और एक साइड टेबल पर रख दिया। उसने ये सब बेहद कुशलता से किया था और उसे बस कुछ सांसें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर वह दरवाजे से बाहर निकला, लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अकादमी के अंदरूनी हिस्से की ओर चल पड़ा। हवा का झोंका उसके मन की उलझन को कम कर रहा था और उसके विचारों को स्पष्ट कर रहा था। आपकी यात्रा फ्री वेब नॉवल पर जारी है। उन्होंने पहले ही इस मामले में शामिल न होने का निर्णय ले लिया था।
जैसा कि उसके स्वामी ने उससे पहले कहा था, उसकी शक्ति जियांगू के विभिन्न गुप्त मामलों में दखल देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि जियू ज़िज़ाई, जो स्वभाव से उसके साथ काफ़ी मिलनसार था, अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण उसे व्हाइट टाइगर हॉल के मामलों की जानकारी देने से बचता रहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो। इस जियांगहू में वह वान डेनफेंग अकेला नहीं था। महान किन के विशाल आकाश के नीचे अभी भी कई शूरवीर योद्धा, कई धर्मी दुर्जय युद्ध कलाकार थे। उसे बस इन योद्धाओं को अपनी जानकारी बतानी थी। उसका मानना था कि वे भी दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों को काउंटी शहर में बेवजह दुर्व्यवहार करने और उसकी अनदेखी करने नहीं देंगे। इतना ही काफ़ी होगा। यही कारण है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही उस मार्शल कलाकार पर नज़र रखने का जोखिम उठाया था। कुछ हद तक निश्चिंत मन से युवक मुख्य सड़क पर तेजी से दौड़ा। उसे एक तात्कालिकता का एहसास हुआ और उसने शाओलिन विगोरस स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया, जो एक किंगबोंग कौशल था जिसका वह रोज़ाना इस्तेमाल करता था और जिसमें उसने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां आगे बढ़ना मुश्किल था और उसने कुछ कमजोरियों का भी पता लगा लिया था जो अब इस तकनीक में उजागर हो गई थीं। 9वीं कक्षा में आने से पहले इसे काफ़ी तेज़ माना जाता था, लेकिन अब उसी स्तर के मार्शल आर्टिस्टों का सामना करते हुए ये काफ़ी साधारण लग रहा था। दूसरी ओर इस तकनीक से उसके निशान छिपाने में ज़्यादा मदद नहीं मिली। उदाहरण के लिए, जब उसने डैनफेंग घाटी के उस मार्शल कलाकार का चुपके से पीछा किया था, यदि वह चुपचाप चल सकता था या अभिलेखों में वर्णित अत्यधिक कुशल क्विंगबोंग की तरह जो हल्की सी हवा को भी हिलाए बिना आगे बढ़ सकता था, तो शायद उस सतर्क डैनफेंग घाटी के मार्शल कलाकार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया होता। एक हल्की सी लहर उसके मन में उठी और एक क्षण में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद युवक की आकृति फूफेंग अकादमी में प्रकट हुई, जहां मो परिवार के शिक्षक अक्सर आते थे। वह दोपहर को निकला था और रास्ते में देर हो गई थी, और यूवेन और डिंग सोन के साथ भोजन करने के बाद अब दोपहर हो चुकी थी। इस अकादमी में शिक्षक शास्त्रों और सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। वान डेनफेंग ने एक गहरी सांस ली तथा अपने कदमों को हल्का करते हुए विभिन्न सूत्रा लोफ्ट्स के पास से गुजरते हुए उस परिचित आकृति की तलाश की। उसने ध्यान से सोचा था, भले ही वह नक्षत्र रैंकिंग सूची में था, वह आखिरकार सिर्फ 10 साल से थोड़ा अधिक उम्र का एक किशोर था, केवल एक लोअर थर्ड रैंक मार्शल कलाकार। जियांगू में 9वीं रैंक के मार्शल कलाकार अनगिनत थे और नक्षत्र रैंकिंग सूची में नाम का मतलब बस इतना था कि वह 14 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लेता था जो दूसरे 24 या 34 साल की उम्र में कर लेते थे। लेकिन उन खोखली उपाधियों के अलावा यह ज्यादा कुछ नहीं था। युवक ने अपने हृदय में यह बात स्पष्ट रूप से देखी। तेजी से चलना स्थिर चलने जितना अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि यह उतना स्थिर भी न हो। कम उम्र में प्रभावशाली होना जरूरी नहीं कि भविष्य में महानता की भविष्यवाणी हो, और क्षीण प्रतिभा की कहानी केवल साहित्यकारों और विद्वानों के बीच ही प्रचलित नहीं है। नक्षत्र रैंकिंग सूची से नामात्र की प्रसिद्धि को छोड़कर वह आखिरकार एक 9वें दर्जे का मार्शल कलाकार ही था, महत्वहीन और कमतर। शायद ही किसी उच्च श्रेणी के मार्शल कलाकार को देखता हो। हालांकि मास्टर यंग और उसके गुरु बेहद दुर्जय थे, वे शाओलिन पर्वत पर बहुत दूर पहुंच से परे थे, और यहाँ फूफेंग अकादमी में वहाँ सिर्फ आधे साल से ज़्यादा समय तक रहने के कारण उसकी मुलाकात कुछ विद्वानों से हुई थी, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक बुजुर्गों से उसकी जान पहचान नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए, मास्टर नी उनमें से एक थे, लेकिन उन्हें विधर्मी करार देकर अकादमी से पहले ही अलग कर दिया गया था। अन्य लोगों में किंगफेंग एज समूह के मास्टर फूमो और एल्डर रेन शामिल थे, जो अक्सर विंड कैरेक्टर टॉवर के नीचे रहते थे। वह एक नीरस व्यक्ति नहीं था। एल्डर रेन के प्रति दूसरों के रवैये और एल्डर रेन और किंगफेंग एज के महान एल्डर के बीच के दुर्लभ स्पष्ट संबंधों से उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हरे वस्त्र वाला एल्डर ऊपरी तृतीय श्रेणी का कोई ग्रैंड मास्टर होगा। उसने कभी जियांगहू से सर पर दौड़ लगाई होगी। एल्डर रेन अब पवन चरित्र मीनार में अकेला क्यों था, मानो खुद को कैद कर रहा हो, वान डेनफेंग को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि यह एक जोरदार जियांगू कहानी होगी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत परिचित भी नहीं था। वान डेनफेंग जानता था कि डेनफेंग घाटी के मामले के लिए बूढ़े व्यक्ति को विंड कैरेक्टर टॉवर छोड़ने के लिए स्थानांतरित करने की संभावना नहीं थी। आखिरकार वह ग्रैंडमास्टर मुरोंग के लंबे समय से प्रतीक्षित जन्मदिन भोज में भी शामिल नहीं हुए। अब केवल मास्टर फूमो पर ही भरोसा किया जा सकता था। हालांकि उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, फिर भी वे लंबे समय से फूफेंग अकादमी में थे और मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्ट मास्टर थे और विभिन्न स्कूलों और गुटों के कई मास्टर्स को जानते होंगे। उन मास्टर्स में से निश्चित रूप से कुछ ऐसे थे जो वीरता की प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए इस खतरे से निपटने को तैयार थे। जब समय आएगा तो वह डेनफेंग घाटी के उस मार्शल कलाकार का ठिकाना उन्हें बता देगा। उसके बाद अनिच्छा से ही सही, वह इस मामले से खुद को अलग कर लेगा और उन मामलों को नहीं छुएगा जिनमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए। वह इन दुष्ट संप्रदाय के अनुयायियों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए बेल का पता लगाने की आशा रखता था। PS दूसरा अपडेट।